ऑलराइट, सो गुड मॉर्निंग चैंपियंस। आप सभी का स्वागत है आज के मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन के अंदर। और आज के सेशन आप लोगों के लिए बहुत खास है। बहुत खास क्यों? क्योंकि आप में से काफी सारे एडवाइजर्स की, हमारे पार्टनर्स की, चैनल पार्टनर की रिक्वेस्ट आई थी कि सर एक सेशन सीजीपी के वैल्यू क्रिएशन पे हो जाए। सीजीपी जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा हाई टिकट साइज प्रोडक्ट है हमारा। तो उसका उसका वैल्यू क्रिएशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? जब आप वैल्यू क्रिएट अच्छे से करेंगे तभी उस प्रोडक्ट को आप अच्छे से जो है सेल कर पाएंगे। तो आज का जो सेशन है, आज का सेशन बहुत खास है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज के सेशन के अंदर आपको सीजीपी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग पता है कौन देने वाले हैं दोस्तों? सीजीपी की ट्रेनिंग, सीजीपी का वैल्यू क्रिएशन कैसे किया जाता है विद केस स्टडी, प्रूवन केस स्टडी, कैसे हमारे कंसल्टेंट हेल्प करते हैं हमारे सीजीपी क्लाइंट्स को। तो ये सब कुछ आज के सेशन में आपको जो है सिखाने आ रहे हैं पल्लव जौहरी सर, जो कि हमारे सीजीपी टीम के हेड है। मैं थोड़ा बहुत आपको पल्लव सर के बारे में जो है इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। पल्लव सर का टोटल एक्सपीरियंस जो है 24 साल का है। कंपनीज को, ब्रांड्स को स्केल करने में बहुत हेल्प करी है पल्लव सर ने। लगभग करीब 1200 से ज्यादा रिटेल आउटलेट जो है, रिटेल आउटलेट्स पल्लव सर जो है ओपन करवा चुके हैं 400 से ज्यादा सिटीज के अंदर। 10 लाख स्क्वायर फीट का एरिया जो है और रिटेल आउटलेट का जो है पल्लव सर जो ओपनिंग जो है करा चुके हैं। इसके साथ साथ मैं कुछ कंपनीज का आपको बताना चाहूंगा। लाइक जैसे ब्रांड हो गया बरिस्ता कॉफी का नाम आपने सुना होगा, मैट प्लस फार्मा हो गया, डाबर का आपने नाम सुना होगा। तो ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ में जो है पल्लव सर जो है ऑलरेडी वर्किंग कर चुके हैं। और कंपनीज के प्रॉफिट एंड लॉस को मैनेज करके जो है उसको टर्न अराउंड कराना, ये पल्लव सर की एक्सपर्टीज है। सो ज्यादा समय न लेते हुए चलिए मैं इनवाइट करता हूँ सीजीपी कंसल्टिंग टीम के हेड पल्लव जौहरी सर को। पल्लव जौहरी सर, वेरी गुड मॉर्निंग एंड ओवर टू यू सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बैठते हुए। विवेक सर, थैंक यू वेरी मच। मैं शैलेंद्र सर को, प्रांशु रंजन सर को और सुनील चोपड़ा सर को धन्यवाद बोलना चाहूँगा। इज वेरी गुड, वेरी प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल टीम एट बड़ा बिजनेस। आप सब लोग बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करते हुए। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। इस सेशन का मैं आपको ब्रीफ बता देता हूँ, सेशन का पर्पस क्या है। अभी एलएफपी आ रहा है, आपसे बहुत लोग मिलेंगे। आपके क्लाइंट्स ने एलएफपी ज्वाइन करा है, उनके मन में बहुत सवाल होंगे, बहुत प्रश्न होंगे। आपके मन में बहुत सवाल, बहुत प्रश्न होंगे कि सीजीपी आखिर काम कैसे करता है, सीजीपी हम करते क्या है, किस तरह का वैल्यूएशन करते हैं। देखो, ये बोलना तो बहुत आसान है कि आपकी बिजनेस की हम सेल 10 गुना कर देंगे, 5 गुना कर देंगे, जो कि हम करेंगे भी और होती भी है। लेकिन वो कैसे होती है, और इसके अलावा और क्या क्या चीजें होती है जिससे हम किसी भी बिजनेस को हेल्प कर सकते हैं, और बोलने के लिए क्या चीजें चाहिए, हम और किन चीजों को एक्सप्लेन करके कॉन्फिडेंस ले सकते हैं अपने क्लाइंट्स का। मैं आपको कोई सेल्स की ट्रेनिंग नहीं दूंगा, वो तो आपको बहुत मिलती है। सुनील सर भी हैं, प्रांशु सर भी हैं, विवेक सर भी है, शैलेंद्र सर भी हैं। सेल्स की ट्रेनिंग नहीं दूंगा मैं आपको, वो मेरा फोटे भी नहीं है, और वो बहुत अच्छी तरह से आपको मिल रही है। मैं केवल आपको ये बताऊंगा पी के क्लाइंट्स को क्या हम दिखा सकते हैं, कि हम क्या वैल्यू देंगे, सीजीपी काम कैसे करता है, कंसल्टेंट काम कैसे करते हैं, और एग्जैक्टली हमने किस तरह से किन कंपनीज को, किन क्लाइंट्स को हेल्प करा है। आई एम श्योर आपको बहुत सारी स्टोरीज मिली होंगी जहाँ पे क्लाइंट्स ने बोला होगा हमें कोई बेनिफिट नहीं मिला सीजीपी का, जो कि एक सत्य है, सच्चाई है अपने आप में। लेकिन हर एक स्टोरी जो अनसक्सेसफुल है, या हर एक स्टोरी जिसमें लोग बोलते हैं हमें कुछ बेनिफिट नहीं मिला, उसके पीछे 10 स्टोरीज ऐसी होंगी जिनको बहुत अच्छा बेनिफिट मिला होगा, बहुत अच्छा उनको रिस्पॉन्स मिला होगा, और उन्होंने बहुत तरक्की करी होगी, बिजनेस ग्रो करा होगा। आज हम उन स्टोरीज की बात करेंगे पॉजिटिव लहजे में। मैं आपको अगले आधे घंटे, 1 घंटे में चाहूंगा कि आपको इतनी नॉलेज मिल जाए कि केवल सिर्फ सेल्स की बात करना, एक्सपोर्ट की बात करना, जो कि हमारे स्टैंडर्ड आंसर होते हैं, उसके अलावा भी दुनिया है। उसके अलावा भी तरीके हैं जिससे हम वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। क्या वो तरीके हैं, आज की डेट में मॉडर्न बिजनेस कैसे चलता है, आज हम उसकी बात करेंगे। तो मेरे साथ दीपक सर हैं जो हमारी रिसर्च टीम में है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी प्रेजेंटेशन आगे बढ़ाएं। स्क्रीन दिख रही होगी आप सबको। यस पल्लव सर, बिल्कुल विजिबल सर। तो कुछ सवाल है, ये पहली स्क्रीन जरूर है, बट इसके इसको हम लेंगे आखिरी में। लेकिन आपके मन में सवाल होंगे कि भाई क्लाइंट पूछता है मैं सीजीपी क्यों लूं, सीजीपी और एफडीपी में क्या डिफरेंस होता है, सीजीपी कंसल्टेंट कौन होता है, क्या करता है, क्या रोल होता है, कैसे मेरे साथ काम करेगा, क्या सीजीपी कंसल्टेंट मेरी टीम के साथ काम करेगा, क्या मेरा बिजनेस 5 गुना बढ़ जाएगा, 6 गुना बढ़ जाएगा, 10 गुना बढ़ जाएगा, क्या मुझे एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर मिल जाएंगे, क्या मुझे फंडिंग मिल जाएगी। ये कुछ सवाल होंगे, मतलब आई एम श्योर इसके अलावा बहुत सारे सवाल, बहुत सारे प्रश्न आपके मन में होते होंगे। लेकिन कुछ 7 8 10 सवाल हैं जो जरूर हर कोई पूछता होगा या आपके मन में आते होंगे। अभी इन सवालों पे हम जवाब नहीं लेंगे। अगले आधे 1 घंटे में मैं आपको जो सिखाऊंगा, आपको खुद इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे। नहीं मिलेंगे तो हम फिर एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर सेशन इस प्रेजेंटेशन के एंड में ले लेंगे। तो ये कुछ सवाल है जिनसे हम शुरुआत करते हैं। ये सवाल आपके मन में भी होते हैं, आपके क्लाइंट्स के मन में भी होते हैं।
बट अब इन सवालों के पीछे की हकीकत क्या है, इन सवालों के पीछे किस तरह से सीजीपी काम करता है, आज हम उस पर चलते हैं। दीपक सर अगली स्लाइड लेते हैं। आज के जमाने में सबसे पहले हमको ये समझना है कि जितने भी बिजनेस होते हैं वो ओमनी रिटेल होते हैं या ओमनी रिटेल होने चाहिए। अब आपका सवाल होगा ओमनी रिटेल बिजनेस क्या होता है। तो बाटा को देख लो आप। बाटा का जूता बाटा की दुकान पे भी मिलता है। बाटा का जूता शॉपर स्टॉप पे भी मिलता है। बाटा का जूता एक लोकल दुकानदार पे भी मिलता है जो जूते का काम करता है। बाटा का जूता फ्लिपकार्ट पे भी मिलता है। बाटा का जूता महिंद्रा पे भी मिलता है। और बाटा का जूता बाटा की अपनी वेबसाइट पे भी मिलता है। इसको हम ओमनी रिटेल कहते हैं। आज के ज़माने में हर वो बिजनेस जो आगे बढ़ना चाहता है उसको ओमनी डिटेल में आना चाहिए। और यहीं से हमारा पहला सबक शुरू हो जाता है सीजीपी कंसल्टिंग का। लेकिन समझ के लिए पहले समझते हैं ओमनी डिटेल बिजनेस होता क्या है और सीजीपी इसमें कैसे काम करता है। तो जैसे मैंने बोला, ओमनी डिटेल बिजनेस वो बिजनेस है जो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पे काम करता है। अब ऑफलाइन क्या होता है, ये तो आपको सबको पता होगा मोटा मोटा। ऑफलाइन बिजनेस का मतलब वो बिजनेस या तो जिसे अपने स्टोर खोल रखे हैं जिसको हम एक्सक्लूसिव बिजनेस आउटलेट्स कहते हैं या एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स कहते हैं। ये सिंगल ब्रांड की भी हो सकती है, जैसे बाटा है, बाटा के शूज में सिर्फ बाटा ही मिलता है। लिबर्टी की दुकान पे सिर्फ लिबर्टी मिलता है। या ये मल्टी ब्रांड आउटलेट हो सकती है, जैसे क्रोमा है, विजय सेल है, रिलायंस डिजिटल है। यहाँ पे अलग अलग ब्रांड की आपको चीजें मिल जाती हैं। तो एक तरीका तो यह है ऑफलाइन चैनल का, ऑफलाइन सेल का, कि मैं दुकान खोलूं। आपके नीचे जो प्रसारी की दुकान, परचून की दुकान खोला है, वो भी एक ईबो है, वो भी एक ईबीओ है, मल्टी ब्रांड आउटलेट है वो भी। क्यों? क्योंकि उसने कोलगेट भी रख रखा है, उसने ब्रेड भी रख रखी है, दूध भी रखा है, आशीर्वाद का आटा भी रख रखा है, मसाले भी रख रखे हैं। तो वो भी एक छोटा सा ईबीओ है, मल्टी ब्रांड आउटलेट है। तो ये हिंदुस्तान में ऑफलाइन बिजनेस में अपनी दुकान खोलना, अपना स्टोर होना, ये आज की डेट में सबसे बड़ा सेल्स चैनल है। हमारे मेजोरिटी ऑफ क्लाइंट्स ऑफलाइन चैनल वाले होते हैं। या तो उन्होंने अपनी दुकानें खोल रखी होती हैं, एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स, अगेन या तो वो सिंगल ब्रांड के हो सकते हैं या मल्टी ब्रांड हो सकते हैं। सबसे अच्छा सीधा सिंपल एग्जांपल, आपके घर के नीचे वाला जनरल स्टोर की दुकान वाला है, परचून वाला है, किराना वाला है, वो भी एक ईवीओ चला रहा है जो कि एक मल्टी ब्रांड आउटलेट है। अब ये जो ईबीओ है या जो ब्रांड आउटलेट है, ये कंपनी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड भी हो सकती है, या इसमें बहुत सारे मॉडल होते हैं, फ्रेंचाइजी ड्रिवन भी हो सकती है, फ्रेंचाइजी में बहुत सारे मॉडल होते हैं। दूसरा एक तरीका होता है ऑफलाइन में शॉप इन शॉप करने का। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा, आपके घर के नीचे कोई लोकल सी कॉस्मेटिक की ब्रांड होगी, तो वहां पे लैक्मे वालों ने अपना काउंटर लगा रखा है और अपनी एक प्रोमोटर लड़की छोड़ रखी है। इसको कहते हैं शॉप इन शॉप। जब एक ब्रांड एक बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर अपना एक छोटा सा काउंटर लगा देती है, एक्सक्लूसिव काउंटर। अभी हमने ऊपर देखा था ईबीओ, नीचे देखा था एसआईएस। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि भाई ईबीओ में तो मैंने माल खरीद लिया और मैं माल बेच रहा हूँ, की दुकान है तो लैक्मे का भी बेच रहा हूँ, रेवलॉन का भी बेच रहा हूँ, इसका भी बेच रहा हूँ, उसका भी बेच रहा हूँ। लेकिन अगर मेरी एक बड़ी कॉस्मेटिक की दुकान है और उसमें मेरे को लैक्मे ने बोला, या आजकल एक बहुत नई ब्रांड है ये प्लम के नाम से, महाराष्ट्र की थाने की है, प्लम ने बोला कि भाई मुझे एक काउंटर दे दो, मैं अपना प्रोमोटर बैठाऊंगा या अपनी एक प्रोमोटर लड़की वहां पे प्लेस करूंगा, और मैं आपकी स्टोर के अंदर अपना काउंटर बना के अपनी ब्रांडिंग लगा के स्टॉक बेचूंगा। उसको हम शॉप इन शॉप कहते हैं। ये मैंने समझाने के लिए बताया, इसमें बहुत ज्यादा हमें दिमाग मारने की जरूरत नहीं है। बहुत कम एग्जांपल्स होते हैं शॉप इन शॉप के। लेकिन जो मैं तीसरा बोलने वाला हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन, ये होता है हमारे 90% लोगों का काम। आपके पास जितने भी क्लाइंट्स आएंगे, 90% 80% लोग डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में फॉल करते होंगे। अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अगेन वही एग्जांपल, आपके लोकल किराने वाले के ऊपर अगर कोलगेट का टूथपेस्ट बिक रहा है या आईटीसी का माल दिख रहा है या हिंदुस्तान लीवर का स्टॉक मिल रहा है या पेप्सी की बोतल मिल रही है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस से उस दुकान तक पहुंची है। यानी कि ब्रांड्स या बिजनेस अपना एक नेटवर्क बनाते हैं जिससे वो कस्टमर तक पहुंचते हैं, किसके सारे? जनरल ट्रेड के सारे या मॉडर्न ट्रेड के सारे। अब जनरल ट्रेड क्या होता है? लोकल दुकान है। हिंदुस्तान में आज की डेट में करीब, हिंदुस्तान दुकानदारों का देश है। जिसको कुछ काम नहीं मिलता वो दुकान खोल लेता है। ये व्यंग भी है, सच्चाई भी है, सरकाजम भी है और ट्रुथ भी है। जिसको कुछ काम नहीं मिलता वो दुकान खोल लेता है। इंडिया में आज की डेट में 1.5 पौने 2 करोड़ के आसपास दुकानें हैं। हर गली में, मोहल्ले में, घर के नीचे, घर के ऊपर, सोसाइटी में, मॉल में, यहाँ पे वहाँ पे, मार्केट में आपको दुकानें ही दुकानें दिखेंगी। इंडिया में 1.5 पौने 2 करोड़ के आसपास दुकानें हैं। इसको हम जनरल ट्रेड कहते हैं। लोकल इंडिविजुअल शॉप्स, इकलौती एक दुकान या किसी बंदे की दो दुकानें जो वो चला रहे हैं, उसको हम जनरल ट्रेड या जनरल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। आज भी हमारे देश का 70-80% बिजनेस हर कैटेगरी में जनरल ट्रेड के थ्रू ही चलता है। इसी तरह से कुछ हो जाती है मॉडर्न ट्रेड। अब आप पूछोगे मॉडर्न ट्रेड और जनरल ट्रेड में क्या अंतर है?
कोई अंतर नहीं है, सेम चीज है। डिफरेंस ये है कि मॉडर्न ट्रेड हो जाता है थोड़ा सा और स्ट्रक्चर्ड, थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज्ड। फॉर एग्जांपल दिल्ली में अच्छा जनरल, अब ये जो मॉडर्न ट्रेड है उसमें बड़ी ब्रांड्स भी हो सकती हैं, जैसे रिलायंस क्रोमा भी अपने आप में, टाटा का क्रोमा भी अपने आप में एक मॉडर्न ट्रेड है इलेक्ट्रॉनिक्स का, मॉडर्न ट्रेड का आउटलेट है इलेक्ट्रॉनिक्स का। डी मार्ट भी अपने आप में आप कह सकते हो मॉडर्न ट्रेड आउटलेट है, हालांकि वो ईवीओ में आ जाता है, अपने खुद के आउटलेट्स हैं उसके। तो जो भी एक ऑर्गेनाइज तरीके से अपने जनरल ट्रेड को चला रहा है, ऑर्गेनाइज तरीका मतलब उसने बढ़िया सिस्टम लगा दिए, इन्वेंट्री मैनेज कर रहा है, अच्छी तरह से दुकान का डिस्प्ले बना दिया, एसी लगा दिए, सेल्समैन रख दिए, सामान का डिस्प्ले अच्छी तरीके से हो रखा है, कुछ टेक्नोलॉजी यूज कर ली, कुछ मार्केटिंग कर रहा है, सुंदर सी दुकान बना दी, उसको मॉडर्न ट्रेड कह देते हैं। तो बड़ी लूज डेफिनेशन है जो जनरल ट्रेड और मॉडर्न ट्रेड को एक दूसरे से अलग करती है। मोटा मोटा जनरल रेट वो लोकल परचून वाला है जिसपे कोई सिस्टम नहीं है, पुरानी सी दुकान लेके बैठा है, पुराने रैक पे लेके बैठा है, या थोड़ा सा अच्छा कर लिया, पुराने तरीके से हम सामान बेच रहा है। उसी को मैं अच्छी तरीके से कर दूं, ऑर्गेनाइज तरीके से कर दूं, थोड़ी टेक्नोलॉजी यूज कर दूं, थोड़ा साफ सुथरा कर दूं, प्रॉपर रैकिंग, प्रॉपर स्टोरेज, प्रॉपर शेल्फिंग कर दूं, एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट को सॉफ्टवेयर लगा दूं, तो उसको मॉडर्न ट्रेड कहते हैं। मॉडर्न ट्रेड का मतलब ये नहीं कि बड़ी बड़ी ब्रांड्स ही कर रही है, लोकल लोग जिसने अच्छी दुकान बना दी है उसको भी आप मॉडर्न ट्रेड कहोगे। दिल्ली में फॉर एग्जाम्पल बहुत से लोगों ने देखा होगा कृष्णा सुपर मार्ट है। कृष्णा सुपर मार्ट भी एक मॉडर्न ट्रेड की चेन हो गई, आज की डेट में उनके 30-40 स्टोर हैं, शायद ज़्यादा है। इसी तरह से और बहुत सारे हैं। तो आपके गली मोहल्ले में जनरल स्टोर की दुकानें भी होंगी, और कुछ लोगों ने उनको अपग्रेड कर दिया, उसको मॉडर्न ट्रेड कहते हैं। अब एक और चीज आ जाती है ऑफलाइन चैनल में, कि हम अगर इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं, क्रॉस बॉर्डर कंज्यूमर मार्केट्स को टैप करते हैं, तो वो हम एक्सपोर्ट करते हैं। यानी कि वो बिजनेस जो इंडिया में बना रहे हैं लेकिन बाहर के देशों में बेच रहे हैं, कुछ भी प्रोडक्ट हो सकता है वो इंडिया में भी बेच रहे हो थ्रू जनरल ट्रेड या ईवीओस के थ्रू, और वो बाहर भी बेच रहे हो। तो जब कोई हिंदुस्तान का बंदा, हिंदुस्तान का व्यापारी इंडिया में बनी चीज बाहर बेचता है, तो उसको हम एक्सपोर्ट कहते हैं। तो मोटा मोटा ऑफलाइन चैनल के चार वर्टिकल्स हो जाते हैं, कि अपनी दुकानें खोली हैं किसी ने, चाहे वो दुकानें फ्रेंचाइजी बेस्ड है, चाहे वो दुकानें खुद की कंपनी की हैं, चाहे वो दुकानें सिंगल ब्रांड हैं, चाहे मल्टी ब्रांड है, उसको हम एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स कहते हैं। दूसरा शॉपिंग शॉप बताया मैंने आपको। तीसरा मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताया, जो सबसे ज़्यादा व्यापक, सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड है आज की डेट में। फिर मैं बोलूँगा हिंदुस्तान में किसी भी कैटेगरी में, किसी भी इंडस्ट्री में, चाहे वो कपड़ा है, चाहे वो ग्रोसरी है, चाहे वो कॉस्मेटिक्स है, चाहे वो शूज़ हैं, 70-80% उसका बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस से या जनरल ट्रेड से ही आता है। और उसके बाद हमने देखा एक चीज होती है एक्सपोर्ट्स, कि भाई कोई यहाँ का आदमी बाहर बेच रहा है तो वो एक्सपोर्ट हो गया। ये मोटे मोटे मेरे चार जो वर्टिकल्स हैं, चार जो चैनल्स हैं, उनको हम ऑफलाइन चैनल कहते हैं। फिर हम ऑनलाइन पे आ जाते हैं। अब ऑनलाइन में आप में से मैं गारंटी दे रहा हूँ बहुत से लोगों को बहुत कंफ्यूज, हम ऑनलाइन समझते हैं कि हमारी वेबसाइट है उसके थ्रू बेच रहे हैं तो ऑनलाइन हो गया, जो बिल्कुल ठीक है। तो ऑनलाइन के भी 4-5 वर्टिकल्स होते हैं। पहला वर्टिकल कि मेरी अपनी वेबसाइट है, ब्रांड की वेबसाइट है, डायरेक्ट मैं वेबसाइट पे कस्टमर को लेकर आ रहा हूँ, वेबसाइट पे मैंने अपना कैटलॉग बना रखा है, वेबसाइट में प्राइस दे रखे हैं, वेबसाइट पे पेमेंट गेटवे लगा रखा है, लोग मेरी वेबसाइट पे आ रहे हैं, वहां पे खरीद रहे हैं, वहीं पे पैसा दे रहे हैं, ऑर्डर बुक कर रहे हैं और एग्जिट कर रहे हैं, और बाद में बैकएंड से मैं उन जगह पे डिलीवरी दे रहा हूँ पेमेंट रिकंसिलिएशन के बाद, या कैश ऑन डिलीवरी दे रहा हूँ, जैसा भी केस है। जैसे मैंने आपको बताया बाटा इसका एग्जाम्पल है, या आप मान लो नायका, नायका में जाके कॉस्मेटिक खरीदो उनकी वेबसाइट पे, तो ये भी एक एग्जाम्पल है। या आप पीटर इंग्लैंड की वेबसाइट पे जाके उनकी शर्ट खरीद रहे हो, ये भी एक एग्जाम्पल है। तो एक ऑनलाइन चैनल में हमने देखा सबसे पहले, सबसे ज्यादा जो वाइड स्प्रेड है या सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, वो जो होता है कि बिजनेस अपनी खुद की वेबसाइट बनाए। लेकिन इसमें चैलेंजेस भी बहुत होते हैं जिसको हम आगे लेकर जाएंगे। दूसरा होता है मार्केट प्लेस। अब मार्केट प्लेस क्या होता है, कि भाई किसी ने अपनी वेबसाइट बना दी, जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट। अब मार्केट प्लेस और मल्टी ब्रांड आउटलेट एक तरह का कंसेप्ट सिमिलर ही है, एक ऑफलाइन है एक ऑनलाइन है। अब महिंद्रा ने क्या करा, फ्लिपकार्ट ने क्या करा, अमेजन ने क्या करा, उन्होंने खुद को स्टॉक नहीं रखा, खुद कुछ माल नहीं बेच रहे, लेकिन उन्होंने प्लेटफॉर्म बना दिया जिसको वो मार्केट प्लेस कहते हैं। अब वो कहते हैं जी आप आओ, अपना प्रोडक्ट रखो और हमारे थ्रू बेचो, हम लॉजिस्टिक्स भी प्रोवाइड करेंगे, कस्टमर भी प्रोवाइड करेंगे। अब आप देख रहे होगे, अमेजन कहता है बिग बिलियन सेल कहता है, फ्लिपकार्ट अपनी सेल लगाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, मार्केट प्लेस डेवलप करते हैं, एक जगह डेवलप करते हैं जहाँ पे बैकएंड क्रिएट कर देते हैं, प्रोडक्ट को लिस्ट करने का, प्राइस दिखाने का, सब चीज़ों का, और कस्टमर को भी लेकर आते हैं, और ये अपनी कमीशन ले लेते हैं ब्रांड के साथ में, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, एक बैकएंड प्रोवाइड कर रहे हैं, लॉजिस्टिकल बैकएंड, ऑपरेशनल बैकएंड प्रोवाइड कर रहे हैं, और सबसे जरूरी बात, कस्टमर को लेकर आ रहे हैं। आज के धंधे में, आज के बिजनेस में कस्टमर को एक्वायर करना सबसे बड़ा चैलेंज है।
चाहे कोई ऑफलाइन बिजनेस है, चाहे कोई ऑनलाइन बिजनेस है। तो इसको हम मार्केट प्लेसेस कहते हैं। अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, मीशो हो गया, ये सब मार्केट प्लेसेस है जहाँ पे बिजनेस अपने आप को लिस्ट कर सकते हैं और उनकी मदद से अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, उनकी मदद से कस्टमर को लेकर आ सकते हैं और उन्हीं के थ्रू, उन्हीं की सप्लाई चेन के थ्रू अपना सामान को डिस्पैच कर सकते हैं, कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। अब एक तीसरा चीज बड़ी शुरू हो गई है, सोशल कॉमर्स। बहुत लोग करते हैं आज की डेट में। लोग इंस्टाग्राम लाइव करके, फेसबुक लाइव करके चीजें बेचते हैं। खासकर जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, हमारे मोस्टली जो कैटेगरीज एमएसएमई रहेंगे वो सोशल कॉमर्स वाले बंदे होंगे, जो इंस्टाग्राम के थ्रू बेच रहे हैं, फेसबुक के थ्रू बेच रहे हैं, या इंस्टाग्राम और फेसबुक के थ्रू लीड जनरेट कर रहे हैं, उन पर फिर कॉलिंग कर रहे हैं। ये सोशल कॉमर्स होता है। अधिकतर हमारे एमएसएमई कस्टमर्स आपको सोशल कॉमर्स वाली रेंज में दिखाई देंगे। अपनी खुद की वेबसाइट वाले बहुत कम होंगे। मेरे हिसाब से 400, अगर आज की डेट में सीजीपी क्लाइंट्स हैं, सोचो अब 4-5 ही ऐसे होंगे जिनकी अपनी वेबसाइट होगी जिसके थ्रू वो बेचते होंगे। मार्केट प्लेस तो मैंने देखा ही नहीं कोई बहुत ज्यादा लोग हैं, क्योंकि बहुत कॉम्पिटेटिव होता है और एक बहुत बड़े स्केल पे चाहिए होता है। लेकिन मेजोरिटी ऑफ मेरे जो छोटे क्लाइंट्स हैं एमएसएमई वाले जो हमारे पास आएंगे, वो सोशल कॉमर्स के थ्रू बिजनेस करते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब पे चैनल बुला के उसके थ्रू या तो डायरेक्ट बेच रहे हैं या क्वेरी जनरेट करके फिर बेचते हैं। उसके बाद एक चौथा है क्विक कॉमर्स, जो आज की डेट में ज़ेप्टो, ब्लिंकिट चल रहा है। बट ये कहने के लिए ही है, हमारे क्लाइंट्स के लिए नहीं है। ये ज़्यादातर स्टार्टअप्स के लिए होता है जिनको फंडिंग मिली होती है, क्योंकि इसमें बहुत पैसा ब्लॉक होता है। अगर आपको क्लाइंट बोलेगा जी हमको ज़ेप्टो पे, ब्लिंकिट पे आप रखवा दोगे, तो उसका जवाब ये है कि सर रखवा तो देंगे, उसके भी लोग होते हैं, लेकिन वहाँ पे पैसा बहुत ब्लॉक होता है। तो ज़्यादातर आप ज़ेप्टो, ब्लिंकिट पे देखोगे तो वही कंपनीज होती हैं जो स्टार्टअप्स होती हैं, जिनको फंडिंग मिली होती है। क्योंकि ज़ेप्टो, ब्लिंकिट में अपने चैलेंजेस होते हैं। हर स्टोर पे अलग डिलीवरी देनी होती है, रिकंसिलेशन सिंगल जगह से होता है, स्टॉक रिटर्न सिंगल जगह से होता है, डिलीवरी हर जगह पे होती है, इमीडिएट डिलीवरी चाहिए होती है, 3-3, 4-4 महीने की उधारी होती है। तो हम लोग को सजेस्ट करते हैं कि जेप्टो, ब्लिंकिट अभी आपके लिए नहीं है, अभी अपने को उसमें नहीं जाना। तो मोटा मोटा हमारा सीजीपी का पहला लेसन क्या हो गया कि आज की डेट में हर बिजनेस को ओमनी रिटेल होना चाहिए। अगर वो ऑनलाइन है तो उसको ऑफलाइन भी करना चाहिए, अगर वो ऑफलाइन है तो उसको ऑनलाइन भी करना चाहिए। सूटेबिलिटी अपनी अपनी है। जैसे मैंने बोला, अगर मैं ऑफलाइन बिजनेस कर रहा हूँ और मैं ऑनलाइन करना चाहता हूँ, तो मैं उसको वेबसाइट नहीं बोलूंगा। उसकी अपनी वेबसाइट, बहुत खर्चा भी होता है, लॉजिस्टिक्स इशूज बहुत होते हैं, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बहुत होती है। मैं उसको सोशल कॉमर्स सजेस्ट करूंगा। मेरा 90% ऑफ एमएसएमई क्लाइंट सोशल कॉमर्स के बिजनेस को सूट करता है, ना कि प्रॉपर वेबसाइट के या मार्केट प्लेस के या जेप्टो के। तो मुझे वो सूटेबिलिटी देखनी होती है। अभी मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए समझा रहा हूँ, लेकिन मोटा मोटा ये है कि मेरे अधिकतर क्लाइंट्स जो होंगे, अगर वो ऑफलाइन काम कर रहे होंगे, तो उनको हम सोशल कॉमर्स के थ्रू एनकरेज करते हैं कि आप अपना थोड़ा सा एक ऑनलाइन वर्टिकल भी बनाओ या इंटरनेट की मदद से अपना धंधा बढ़ाओ, अपना बिजनेस बढ़ाओ। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब आ गया ऑफलाइन बिजनेस। अब ये तो मैंने बता दिया आपको कि ऑफलाइन बिजनेस में सबसे पहली चीज है अपनी दुकानें खोलना, अपना रिटेल स्टोर होना। चाहे वो रिटेल स्टोर खुद का है, चाहे फ्रेंचाइजी का है, चाहे कंपनी ओन्ड है, चाहे फ्रेंचाइजी ओन्ड है। लेकिन अगर मेरी दुकान है तो मैं क्या करूं? मेरी दुकान है तो मुझे क्या, ये बड़ा सीधा सीधा सवाल होता है। तो एक क्वेश्चन है कि हम लोग कैसे हेल्प करते हैं किसी भी रिटेलर को। रिटेलर मतलब जो दुकान के थ्रू सामान बेचता है। हो सकता है वो डिस्ट्रीब्यूशन भी करता हो, जैसे मैंने बाटा का एग्जांपल दिया। हो सकता है वो ऑनलाइन भी करता हो, अगेन जैसे मैंने बाटा का एग्जांपल दिया। लेकिन अभी हम किसकी बात करेंगे? अभी हम उसकी बात करेंगे जिसने दुकान खोल कर रख रखी है, एक रिटेल स्टोर खोला है। भाई एक रिटेलर के लिए, रिटेलर मतलब जिसने दुकान खोली है, चाहे एक दुकान है, चाहे दो है, चाहे तीन है, इसके ऊपर की तो कोई होगी नहीं हमारे क्लाइंट पे। छोटे छोटे एमएसएमईज हैं, एक दुकान होगी या तीन होगी या चार होंगी, जैसा 10 हो गई, इसके ऊपर की किसी की, इसको रिटेल चेन कहते हैं। तो किसी को इससे ज्यादा मल्टीपल आउटलेट्स नहीं, उसमें हम क्या कर सकते हैं? सीधा सा सवाल है कि भैया मैं दुकानदार हूं, मेरी एक दुकान है, बताइए आप मेरे लिए सीजीपी में क्या करेंगे? तो इसका जवाब क्या है? आप लोग बोलोगे जी आपका बिजनेस बढ़ा देंगे। डेफिनेटली बिजनेस बढ़ाएंगे, लेकिन क्या उसके अलावा भी कुछ हो सकता है जो उसके लिए हम कर सकते हैं? क्या उसका हम प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं सेल के अलावा? जी हाँ, बिल्कुल। कैसे बढ़ा सकते हैं? ये बड़ी जरूरी चीज है, और ये मैं लिख के दे रहा हूं आपको। 90% से 95% जो हमारे साथ में लोग आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, उनको 3-4 चीजों के बारे में पता ही नहीं होता जो उनको पता होना चाहिए। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, और ये बड़े जरूरी मेट्रिक्स होते हैं। कौन से होते हैं? सबसे पहले इसमें एक चीज होती है स्टॉक टू सेल रेशो और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। अब ये स्टॉक टू सेल रेशो क्या होता है? ये तो सबसे जरूरी KPI है मेरे हिसाब से। अभी आपको विवेक सर ने बोला कि मैंने अपने जिंदगी में करीब करीब 1200 दुकानें खोली हैं, 10-12 लाख स्क्वायर फुट के बराबर का स्पेस मैंने खोल के ऑपरेट करा हुआ है, और उधर P&L मैनेज करा हुआ है अलग अलग ब्रांड्स के लिए। मैं हमेशा इस पे काम करता था, स्टॉक टू सेल रेशो पे और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो पे।
क्योंकि हम कंपनीज में काम करते थे। सीजीपी में हमारा मकसद ही यही है कि बड़ी बड़ी कंपनीज, सक्सेसफुल कंपनीज जो अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज करती हैं, उन बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम एमएसएमईज पे ट्रांसफर कर दें। जो बड़ी बड़ी कंपनियां अच्छा काम कर पाई हैं, सक्सेसफुल हो पाई हैं, किन वजह से हो पाई हैं, वो वजह ढूंढ के उन्हीं वजह को इम्प्लीमेंट कर दें अपने क्लाइंट्स के ऊपर। तो रिटेलर्स के केस में सबसे बड़ी एक चीज होती है, इसे स्टॉक टू सेल रेशो कहते हैं। सिंपल हिंदी भाषा में स्टॉक टू सेल रेशो का मतलब है कि अगर आप 100 रुपए की सेल कर रहे हो हर महीने, तो उस 100 रुपए की सेल को करने के लिए आपके पास कितनी इन्वेंट्री है, या जितनी इन्वेंट्री है उसमें से आप कितनी सेल कर रहे हो। ये डायरेक्ट लिंक होता है आपके प्रॉफिट का। बहुत से क्लाइंट्स होते हैं जो कहते हैं जी हमारे महीने की 10 लाख की सेल होती है, हमारे पापा की खुद की दुकान है, या चलो दुकान किराए पे भी है, सब कुछ मिला मुलू के खर्चा दे के, दुकान का किराया दे के, बिजली का बिल दे के, स्टोरेज स्टाफ की सैलरी दे के, मेरी 10 लाख की सेल है, 10 लाख की सेल पे मेरा 50% मार्जिन है, मैं 5 लाख रुपए कमा रहा हूँ प्रोडक्ट बेचने के बाद, और मेरा 2.5 लाख का खर्चा है, तो मेरा हर महीने 2.5 लाख रुपए बचना चाहिए। भाई सीधा सा गणित है ना, 10 लाख का स्टॉक बेचा, 50% मार्जिन पे बेचा, मतलब 50 रुपए की चीज 100 रुपए में बेची। इसका मतलब मोटा मोटा अगर मैंने 10 लाख की सेल करी, तो मेरे को 5 लाख रुपए नकद बच बच जाते हैं। उनमें से मैंने खर्चे निकाल दिए। अब किसी दुकान में खर्चे क्या होते हैं? किराया, अगर दुकान अपनी नहीं है तो। उसके अलावा सैलरी, बिजली का बिल, छोटे मोटे चाय पानी के खर्चे, इधर उधर की चीजें, थोड़ा बहुत मार्केटिंग का खर्चा। तो लोग कहते थे 10 लाख की सेल करी हमने, 5 लाख हमने बचाया, 2-2.5 लाख का हमारा खर्चा था, तो 2.5 लाख रुपए हमारे पास बच जाने चाहिए। लेकिन बचते नहीं है। किताबों में तो 2.5 लाख रुपए में कमा रहा हूं मैं, लेकिन मैं लॉस में कर रहा हूँ। बैंक की ओडी ले रखी है, लेकिन इधर उधर से उधार ले रखा है, मुझे क्लैरिटी नहीं है मेरे पैसा कहाँ जा रहा है। तो उसका पैसा कहाँ जा रहा होता है? उसका पैसा उसके स्टॉक में जा रहा होता है। वो कैसे जा रहा होता है? कि मान लो बिजनेस तो कर रहा है 1 करोड़ रुपए का हर महीने का, स्टॉक 8 करोड़ का पड़ा है उसके पास, जो कि होता ही है, क्योंकि उनको स्टॉक का पता ही नहीं होता, स्टॉक टू सेल रेशो क्या होता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर क्यों लगाना चाहिए होता है। वो तो बस सामान खरीदते रहते हैं, खरीदते रहते हैं, बेचते रहते हैं। क्या खरीदना है, कैसे बेचना है, क्या बिक रहा है, कुछ नहीं पता उनको, बस वो सामान खरीदते रहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बॉम्बे में हमारे क्लाइंट है कॉटन प्लस, जिनके साथ किसी टाइम पे मैं ही काम करता था। उनके 3 स्टोर है बॉम्बे में, 1 करोड़ की महीने की सेल करते हैं। उन्होंने मेरे से सवाल पूछा कि आप सीजीपी में मेरी सेल बढ़ा दोगे? मैंने कहा बिल्कुल बढ़ा देंगे, सीजीपी का काम ही सेल्स बढ़ाना है। लेकिन क्या आप प्रॉफिट कमा रहे हो? मैंने उनसे पूछा इस 1 करोड़ की महीने की सेल करने के लिए आपने कितने का स्टॉक रख रखा है अपनी तीनों दुकानों में? उन्होंने कहा कभी देखा ही नहीं, कभी ध्यान नहीं दिया। हमने उनका स्टॉक ऑडिट करवाया, पता लगा 7.5-8 करोड़ का स्टॉक था उनकी दुकान में। अब आप समझो, जो आदमी एक महीने में 1 करोड़ की सेल कर रहा है, उसको 1 करोड़ की सेल करने के लिए 7-8 करोड़ का स्टॉक रखना पड़ रहा है, या उसने रख दिया है, तो पैसे का कमा रहा है। वो जितनी सेल करेंगे उतने लॉस में जाएंगे टेक्निकली, क्योंकि एक चीज को बेचने के लिए उनको 8 चीजें रखनी पड़ रही हैं, या 8 गुना चीजें रखनी पड़ रही हैं, जो अपने आप में बहुत पुअर स्टॉक टू सेल रेशो है। तो मोटा मोटा स्टॉक टू सेल रेशो क्या होता है? कि मैं अपनी सेल करने के लिए कितने महीने की इन्वेंट्री रख रहा हूं। अगर मैं कपड़े का काम कर रहा हूं और मैं महीने की 1 करोड़ की सेल कर रहा हूं, तो मेरे पे 3, 3.5, 4 करोड़ से ऊपर का स्टॉक नहीं होना चाहिए। यानी कि मेरा स्टॉक टू सेल रेशो 3 या 4 से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये कपड़े के बिजनेस में बड़ा सीधा सीधा एप्लीकेबल लॉ है। मैं आगे दिखाऊंगा, हर बिजनेस का अलग अलग होता है, कैसे होता है वो बताऊंगा। अब ये बात उनकी समझ में आ गई कि हाँ यहाँ तो वो गलती कर रहे थे। मोटा मोटा क्या हुआ कि एक रिटेलर जब हमारे पास आता है, तो उसके मन में होता है मेरी सेल बढ़ा दो, जो कि हमें बढ़ानी है, वो हमारा काम है सीजीपी में। लेकिन क्या सेल्स बढ़ाने के अलावा भी कुछ चीजें हो सकती हैं जिसको हम वैल्यू ऐड कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं? तो उसमें सबसे ऊपर चीज आती है स्टॉक टू सेल रेशो और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। कि सर कभी आपने अपना स्टॉक टू सेल रेशो या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो देखा है? यानी कि एक महीने में सेल करने के लिए आप कितने का स्टॉक लेकर रख रहे हो, उसको स्टॉक टू सेल रेशो कहते हैं। दूसरा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, कि आप अपना पैसा, अपना स्टॉक साल में कितनी बार घुमा रहे हो। 95% केस में, 100% केस में आपके क्लाइंट को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं होगा, उसने सुना ही नहीं होगा। उसको तो इतना पता है दुकान खोल दी, सामान डाल दिया, सेल्स वालों पे प्रेशर करा, कैश इकट्ठा करा गले में, शाम को दुकान बंद कर दी, अगले दिन फिर सामान खरीद लिया। अरे भैया सामान खरीद रहे हो, क्या खरीद रहे हो, क्या बिकता है, कैसे बेचना है, ये सब चीजें कुछ नहीं पता होती है उसको। तो हमने पहला लेसन क्या सीखा? कि सिर्फ सेल ही नहीं, सेल के अलावा बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हम अपने क्लाइंट्स को एंगेज कर सकते हैं। और दूसरा, आपको एक बात समझनी चाहिए, सीजीपी होता है 1 साल के लिए है, लेकिन कोई भी क्लाइंट सीजीपी में जो 1 साल में सीखेगा, उसको जिंदगी भर इंप्लीमेंट करेगा। अब ये तो है नहीं सीजीपी खत्म हो गया तो उसके दिमाग से मैं डिलीट मार दूंगा इन चीजों को, इन लर्निंग्स को। ये तो रह जानी है।
जो सिस्टम हम क्रिएट करेंगे, जो प्रोसेस हम क्रिएट करेंगे, जो लर्निंग उसको देंगे, वो लर्निंग तो जिंदगी भर रहेगी उसके साथ में। आज कॉटन प्लस का सीजीपी शायद सितंबर अक्टूबर में खत्म हो जाएगा, लेकिन जो स्टॉक टू सेल रेशो के बारे में उन्होंने जाना, वो उनको जिंदगी भर काम आएगा। उन्होंने अपनी परचेज ठीक कर दी, सामान कैसे बेचना है, क्या खरीदना है, वो ठीक कर दिया। जो स्टॉक टू सेल रेशो उनका 8 का था, अब वो करीब करीब 5.5 या 6 के आसपास आ गया। यानी कि जिस 1 करोड़ की सेल को निकालने के लिए पहले उन्होंने 8 करोड़ का माल रखा था, अब वो 8 करोड़ या 6 करोड़ के आसपास का आ गया। 1.5 2 करोड़ का माल उन्होंने लिक्विडेट कर दिया, परचेज कम करके सेल ज्यादा करके। ये डायरेक्ट बेनिफिट हो गया। जो सेल ही ज्यादा है, सेल भी बड़ी है, बट उससे कहीं ज्यादा बेनिफिट उनको स्टॉक टू सेल रेशो और इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो की अंडरस्टैंडिंग से हुआ है। अब सवाल ये आता है कि स्टॉक टू सेल रेशो खराब क्यों होता है और इसको ठीक कैसे करते हैं। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो खराब क्यों होता है, इसको ठीक कैसे करते हैं। देखो, खराब स्टॉक टू सेल रेशो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो एक बीमारी का सिम्टम है, बीमारी कुछ और है। ये बीमारी का सिम्टम है। जब आप डॉक्टर के पास जाके अपना टेस्ट कराते हो और शुगर ज्यादा निकलती है, तो वो तो एक सिम्टम है कि आप बीमार हो। लेकिन उसको कॉज क्या है कि आपके पैनक्रियाज ने इंसुलिन जनरेट करना बंद कर दिया है, या आप शुगर ज्यादा खा रहे हो, या वर्कआउट कम कर रहे हो, या कैलोरी ज्यादा इनटेक कर रहे हो। इसी तरह से एक रिटेल स्टोर में पुअर स्टॉक टू सेल रेशो या पुअर इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो एक बीमारी का सिम्टम है। बीमारी क्या है? बीमारी उनकी ये है कि उनको प्रॉपर तरीके से माल बेचना नहीं आता। अब हम स्टॉक टू सेल रेशो कैसे ठीक करते हैं? हम प्रॉपर तरीके से उनको सिखाते हैं कि स्टॉक को डिस्प्ले कैसे करना है। हमारे यहाँ पे अधिकतर जो एमएसएमई क्लाइंट्स हैं वो क्या करते हैं, वो अगर आप, मैं आपको खुद बोलता हूँ, आप जाके जूडो में जाओ, टाटा के स्टोर पे जाओ, वेबसाइट पे जाओ, या किसी मॉडर्न रिटेल की दुकान पे जाओ, आपको एक सबसे ज्यादा जो स्ट्राइकिंगली डिफरेंट चीज, बहुत अलग चीज दिखेगी, वो ये दिखेगी। आप इस चीज को नोट करना, जाके इम्प्लीमेंट करना। आपको दिखेगी सारा स्टॉक उन्होंने डिस्प्ले में लगा रखा है। कुछ रैक में नहीं डालते, रैक डाल रखे होते हैं, लेकिन अधिकतर डिस्प्ले होता है। कस्टमर आता है, देखता है, हर तरह की चीज दिख रही होती है। डिस्प्ले का भी तरीका होता है, सारी कलर शेड्स आ जाने चाहिए, सारे स्टाइल्स आ जाने चाहिए, किस कलर शेड को किस तरह से रखना है, किस स्टाइल को किस तरह से रखना है, सारे साइज आ जाने चाहिए। लोगों को वो प्रॉम्प्ट करता है सामान खरीदने। और जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो पुराने तरीके से दुकान बना दी है, दुकान में रैक बना दिए, रैक में सामान ठूस दिया, और सामान आया उसके और डाल दिया, और सामान आया और डाल दिया, और सामान आया और डाल दिया। क्योंकि उनको रैक खाली खाली दिखते हैं। खाली क्यों दिखते हैं? क्योंकि उन्होंने कुछ डिस्प्ले नहीं कर रखा, कुछ टांग नहीं रखा। स्टॉकिंग करते हैं, वो पन्नी में लपेट के डालते रहते हैं। इसीलिए उनका स्टॉक टू सेल रेशो खराब आता है, क्योंकि उनको खुद ही होश नहीं होता कि हमने कितना सामान खरीद लिया, कितना बिक रहा है। वो नया सामान आया, पुराना सामान पीछे हो गया, फिर नया सामान आया, पुराना सामान पीछे हो गया। पीछे 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 रैकों में इतने इतने पन्नियां, इतने इतने स्टॉक हो जाता है, एक एक साल, दो दो साल पुराना, जो आज तक कभी खुलता ही नहीं। इनको खुद ही नहीं पता कि मेरी दुकान में कितनी शर्ट्स पड़ी हैं, और उन्हीं नहीं शर्ट्स खरीदे जा रहे हैं। ना उनको पता, ना उनके स्टाफ को पता। तो स्टॉक टू सेल रेशो खराब होना एक बीमारी का सिम्टम है। बीमारी का इलाज क्या है? जो हम लोग करते हैं कि प्रॉपर विजुअल मर्चेंडाइजिंग करनी, प्रॉपर परचेज का पैटर्न बनाना, प्रॉपर डिस्प्ले करना, स्टॉक ऑडिट्स करना, टीम के एसओपीज बनाना, टीम के केपीआई बनाना। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। गढ़वा में हमारे क्लाइंट हैं पदुमल पवन कुमार नेक्स्ट करके। वो जब सीजीपी में आए थे, तो अगेन उनका था कि मेरे को जी सेल बढ़ानी है। उनका एक फैमिली का स्टोर है, खुद की अपनी दुकान है, 3 फ्लोर पे दुकान है उनकी, जिसमें 70 80 लाख महीने की सेल करते हैं। शायद आप में से कुछ लोग जानते होंगे उनको। और एक फैमिली रिटेल शोरूम है उनका कपड़ों का। मतलब लेडीज के लिए भी कुछ है, जेंट्स के लिए भी कुछ है, बच्चों के लिए भी कुछ है, सबके लिए कुछ ना कुछ है। एक एक फ्लोर पे एक एक कैटेगरी बना रखी है। मैंने उनसे पूछा जी आपकी दुकान में अभी कितने का स्टॉक होगा। उन्होंने कहा मुझे कोई आइडिया नहीं है। हालांकि एक सॉफ्टवेयर लगा रखा है, लेकिन यूज नहीं करते उसको। हमने कहा कभी ऑडिट कराया आपने? नहीं, कभी आज तक ऑडिट करा ही नहीं। कभी फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग की हमने डेफिनेशन ही नहीं करी। मैंने पूछा कितने पीस पड़े होंगे? उन्होंने कहा कुछ 13 14 हज़ार पीस होंगे, 1.5 2 करोड़ का स्टॉक होगा। हमने उनका स्टॉक ऑडिट कराया। ये सच्ची बात है, आप लोग सरप्राइज हो गए। जो इंसान 60 साल 70 साल से फैमिली रन बिजनेस चला रहा है, खुद जो बंदा 30 40 साल का है, जो 15 साल से बिजनेस को देख रहा है, जिसका ये मानना है कि मेरे पास 13 14 हज़ार पीस होंगे और 2 2.5 करोड़ का स्टॉक होगा, जब हमने ऑडिट कराया तो उनके पास 28 हज़ार पीस निकले, डबल से भी ज्यादा। और स्टॉक निकला कम से कम 4.5 5 करोड़ का। फिर उस स्टॉक का जब हमने ऑडिट कराया, एजिंग का, फास्ट स्लो नॉन मूविंग एजिंग के हिसाब से, तो पता लगा 1.5 2 करोड़ का स्टॉक तो इतना स्टॉक है जो 1 साल से ही पुराना है। अब वैल्यू फैशन में जब स्टॉक 1 साल से पुराना हो गया, तो उसको कौन खरीदेगा? तो वो 1 करोड़ रुपया उनका, 1.25 करोड़ रुपया उनका शेल्फ पे रखा हुआ है। कहने को वो मंथली प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन वेल्थ क्रिएट नहीं हो रही है। जो मैंने शुरू में बोला था, ऑन पेपर तो 70 80 लाख की सेल है, 30 40% का मार्जिन है,
15-20 लाख रुपए कमा रहे हैं, दुकान अपनी है, किराया दे नहीं रहे किसी को, खर्चे कुछ ज्यादा है नहीं, तो हर महीने 10 लाख की सेल, 10 लाख का प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन प्रॉफिट नहीं आ रहा, वेल्थ क्रिएशन नहीं हो रही। भाई कैसे होगी? आपने 1.5 करोड़ का स्टॉक तो आपका 1 साल पुराना है। तो हमने फिर जब उनकी स्टॉक एनालिसिस करी, एजिंग देखी, तो पता लगा एक एक साल पुराना स्टॉक, 1.5 साल पुराना स्टॉक, 2-2 साल पुराना स्टॉक, 8 महीने पुराना स्टॉक। भाई कपड़ों की दुकान में सीधा सा लॉजिक है कि आपका 4-5 महीने में सारा स्टॉक बिक जाना चाहिए, इससे ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए, 10-20% हो तो हो। उनका उल्टा था, सिर्फ 10-20% स्टॉक नहीं था, बाकी सारा पुराना था। यानी कि वो अपना पैसा, अपना प्रॉफिट स्टॉक में लगा जा रहे थे। उनको परचेज करने का तरीका नहीं मालूम था, क्या बिकता है वो मालूम नहीं था, कैसे बिकता है वो मालूम नहीं था, कैसे बेचना है वो मालूम नहीं था। ना उनको पता था, उनके स्टाफ को पता था, वो तो रोज रोज सामान खरीदे जा रहे हैं। कोई भी सैंपल लेकर आ गया, हाँ यार इसके 10 पीस भेज दो, हाँ इसके 100 पीस भेज दो, बिना ये देखे कि वो बिक रहा है नहीं बिक रहा है। हमने जब उनके स्टॉक की एनालिसिस करी, तो आप बिलीव नहीं करोगे, पहले 3 महीने में 31 लाख का स्टॉक उनका हमने लिक्विडेट कराया, स्टॉक रिटर्न करा के वेंडर्स को। 31 लाख रुपए उनका जनरेट होकर उनके पास वापस आया। तो सीजीपी का तो उन्होंने 4 बार ऐसे ही वसूल लिया बिना सेल बढ़ाए। सेल बढ़ी अलग से, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ सेल की बात ही नहीं हो रही है। यहाँ ये हो रहा है कि क्या बिना सेल बढ़ाए भी, या सेल बढ़ाने के अलावा भी कुछ ऐसा वैल्यू है जो हम कस्टमर को दे सकते हैं? तो उसका जवाब है हाँ बिल्कुल। अगर कोई रिटेलर है, तो उसका हम स्टॉक टू सेल रेशो ठीक कर सकते हैं, उसको इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो ठीक कर सकते हैं, उसको जिंदगी भर के सिखा सकते हैं कि क्या चीज परचेज करनी है, कैसे परचेज करनी है, विजुअल मर्चेंडाइजिंग कैसे करनी है, डिस्प्ले कैसे करना है, टीम की केपीआईज कैसे सेट करनी है, सेल्स टारगेट कैसे सेट करने हैं। और इन सब चीजों के लिए क्या जरूरत है? ऑटोमेशन की। ऑटोमेशन पावर बीआई वाला नहीं, ऑटोमेशन का मतलब है कि उनको एक अच्छा सा इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर चाहिए, जो कि मार्केट में बहुत सारे हैं, हम लोग रिकमेंड करते हैं। तो उन्होंने हेवरॉन करके एक सॉफ्टवेयर लगाया था। आज की डेट में वो सॉफ्टवेयर इतना बढ़िया काम कर रहा है कि एक बटन के क्लिक पे उनको ये पता लग जाता है कि पूरी दुकान में कितने पीस हैं, कितने पीस या कितना स्टॉक मेरा 60 दिन पुराना है, कितना स्टॉक मेरा 100 दिन पुराना है, कितना स्टॉक मेरा 150 दिन पुराना है, किस स्टॉक को मुझे बेचना है, किस स्टॉक को मुझे रखना है, क्या चीज तरह की चीज मुझे और खरीदनी है। फॉर एग्जाम्पल रेमंड्स उनका नहीं बिकता था, रेमंड्स का 11 लाख का स्टॉक था, तो हमने रेमंड्स खरीदना छोड़ दिया, अब हम रेमंड्स खरीदते ही नहीं। जितना रेमंड्स का खरीदेंगे कि बड़ी ब्रांड है, उतना ही उनके स्टॉक पाइलअप होता रहेगा, पैसा ब्लॉक होता रहेगा। तो उस सॉफ्टवेयर को लगाने के बाद, हमारे साथ काम करने के बाद, उनको एग्जैक्टली ये पता लग गया कि कौन सा कलर, कौन सा डिजाइन, कौन सा स्टाइल, कौन सी कैटेगरी, कौन सी ब्रांड, किस प्राइस पे मेरे यहाँ पे ज्यादा बिकती है, मुझे क्या चीज रखनी है। इसकी वजह से आज उनका स्टॉक टू सेल रेशो जो करीब 6-7 के आसपास था, अब 3.5-4 के आसपास आ गया है। दूसरा, कस्टमर, मतलब अच्छा इन्वेंटरी सॉफ्टवेयर तो आपको ये भी बता देगा कि आपके कितने कस्टमर रिपीट हो रहे हैं, एक साल में कितने कस्टमर 4 बार आए, कितने 4 महीने से नहीं आए, आप उनको भी मार्केट करके पकड़ सकते हो। तो ये कुछ टेक्नोलॉजीज या कुछ टेक रिलेटेड बैकिंग है, ये कुछ चीजें हैं जो हम लोगों को सिखाते हैं। मैं फिर बोलूंगा, सेल्स के साथ या सेल्स के अलावा कैसे वैल्यू दे सकते हैं, आज का डिस्कशन उसी के ऊपर है। आपको लोगों को यही बताना है कि सर सिर्फ सेल बढ़ाना ये काम नहीं होता, ये सब चीजें भी होती हैं। स्टॉक टू, अगर एक दुकानदार है तो उसको स्टॉक टू सेल रेशो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो, विजुअल मर्चेंडाइजिंग, डिस्प्ले, स्टॉक ऑडिट्स, फास्ट मूविंग स्लो मूविंग एनालिसिस, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। ये सब चीजें वो सीखेगा तो वो हमेशा के लिए सीखेगा। सीजीपी खत्म होने के बाद भी उसके साथ ये चीजें रहेंगी। दिस इज अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर हिम, विच विल रिजल्ट इन अ लाइफ लॉन्ग अर्निंग फॉर हिम। यही चीजें वो अपने बच्चे को और अपने आगे वाले लोगों को पास करेगा। यही गलती हुई उसके फादर ने उसको पास नहीं करी, तो वो आज इस चक्कर में फंसा पड़ा है। यही चीज हम सिखाते हैं। तो अभी हमने ऑफलाइन बिजनेस में सबसे पहले एक रिटेल स्टोर को पढ़ा कि रिटेल स्टोर में सेल्स के अलावा और किन तरीकों से हम वैल्यू ऐड कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब हम आगे स्टॉक टू सेल रेशियो और इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो क्या होता है, ये प्रेजेंटेशन की आप सबको एक कॉपी मिल जाएगी। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर कोई कस्टमर मेरा एफएमसीजी में काम करता है, चिप्स बेच रहा है, कोल्ड ड्रिंक बेच रहा है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड बेच रहा है, जो रोज बिकते हैं, आटा, दूध, ब्रेड, तो उसका स्टॉक टू रेशो कायदे से 1 या 2 होना चाहिए। वैसे तो 1 से नीचे होना चाहिए, लेकिन हमारा एमएसएमई इतनी अच्छी तरह से काम नहीं कर सकता, तो मैं उसको थोड़ा सा लीवरेज ग्रांट कर देता हूँ कि चल 1 नहीं तो 2 के आसपास होना चाहिए तेरा। हालांकि जो अच्छी ब्रांड है, अब जारा का नाम सुना होगा अपने कपड़ों में, वो 1 से नीचे पे काम करती है। टाटा जूडियो 1 के आसपास पे काम करता है। बट अभी हम उनको छोड़ देते हैं, बहुत बड़ी ब्रांड्स हैं, बहुत अच्छे सिस्टम्स हैं, बहुत क्वालिफाइड लोग हैं। हम अपने क्लाइंट की बात करते हैं। तो अगर मेरा क्लाइंट एफएमसीजी में अगर डिस्ट्रीब्यूटर है या रिटेलर है, तो उसका स्टॉक टू सेल रेशियो 1 या 2 के बीच में होना चाहिए। यानी कि अगर वो 1 करोड़ की सेल कर रहा है, तो उस पर 1.5-2 करोड़ से ऊपर का स्टॉक नहीं होना चाहिए। अगर वो ऐसा करेगा तो उसकी इन्वेंट्री 10
यानी कि साल में 10 बार, वो 11 बार अपने पैसे को रोटेट कर सकता है, वर्किंग कैपिटल को रोटेट कर सकता है। यानी कि 10 से 12 बार वो अपने सामान को खरीद बेच सकता है, 10 से 12 बार रोटेट कर सकता है, तो उसकी टर्नओवर भी बढ़ेगा, उसको प्रॉफिट भी बढ़ेगा। अगर मेरा क्लाइंट कपड़ों में है, आपके ज्यादातर क्लाइंट्स कपड़ों में होते होंगे, छोटी छोटी दुकानें खोल रखी होंगी छोटे छोटे गाँव में। अगर मेरा क्लाइंट कपड़ों में है, मतलब सस्ते कपड़ों में, प्रीमियम रेंज में नहीं, लो रेंज में, मीडियम रेंज में, मिडिल क्लास वाली रेंज में, या जूतों में, तो उसका स्टॉक टू सेल रेशो 2 से 4 के बीच में होना चाहिए। यानी कि अगर वो 1 करोड़ की सेल कर रहा है, तो 3 करोड़ 4 करोड़ से ऊपर का उसके पास स्टॉक नहीं होना चाहिए। अगर वो ऐसा करता है तो उसका 4 से 6 बार इन्वेंट्री टर्नओवर हो जाएगा। अगर इसी तरह से मेरा कोई क्लाइंट है जो ज्वेलरी में है, अब ज्वेलरी में क्या है, महंगी चीजें होती है, रेंज रखनी पड़ती है, तो यहाँ पे स्टॉक टू सेल रेशो थोड़ा ज्यादा भी हो तो चलता है। तो अगर वो ज्वेलरी में या बहुत महंगे कपड़े बेच रहा है, बैग्स बेच रहा है, डिजाइनर बैग्स बेच रहा है, महंगे महंगे ड्रेसेस बेच रहा है, तो मैं 4 से 6 का स्टॉक टू सेल रेशो एक्सेप्टेबल मान लेता हूँ। यानी कि 1 करोड़ की अगर महीने की सेल कर रहा है, महीने की सेल 1 करोड़ है, साल की नहीं है, अगर महीने की 1 करोड़ की सेल कर रहा है, तो 4.5 5 करोड़ का स्टॉक हो तो भी ठीक है, वो अपनी इन्वेंट्री 2 से 3 बार घुमा लेगा, एक्सेप्टेबल है। अब अगर कोई ग्रोसरी का स्टोर है, सुपर मार्ट है, आटा दाल बेच रहा है, चावल बेच रहा है, तो उसका स्टॉक टू रेशो फिर एफएमसीजी की तरह 1 से 2 के नीचे होना चाहिए, और 12 बार उसको इन्वेंट्री घुमानी चाहिए अपनी। तो ज्यादातर जितने भी हमारे बिजनेस है जो आपके पास आएंगे, हम ये कह सकते हैं इन जनरल, ये एक्सेप्शन छोड़ दूं, अगर मैं ज्वेलरी का छोड़ दूं, तो ज्यादातर जो मेरे बिजनेस है वहां पे स्टॉक टू सेल रेशो मेरा 2 से 4 के बीच में होना चाहिए, ताकि मैं 4 से 6 बार अपनी इन्वेंट्री घुमा दूं। मैं फिर समझा देता हूँ, 2 से 4 स्टॉक टू सेल रेशो का मतलब है, आपको क्लाइंट से पूछना है, सर आप कितनी सेल करते हो महीने की? भैया मैं 70 लाख की सेल करता हूँ। अगर आप महीने की 70 लाख की सेल करते हो, तो आपके पास 2.5 करोड़ से ऊपर का, 2 करोड़ से ऊपर का स्टॉक नहीं होना चाहिए। आपको सवाल पूछने से, सर अभी कितने की सेल कर रहे हो? मैं 50 लाख की सेल कर रहा हूँ। तो अभी कितने का स्टॉक है आपके पास? 90% केस में आदमी जवाब देगा, मुझे कुछ आइडिया नहीं है यार, कभी देखा नहीं, मेरे पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, टैली से डाटा तो आता है लेकिन कुछ पता नहीं है। आप फिर पूछो, नहीं सर अंदाजा दो या चेक करके बताओ। अगले दिन में, 2 दिन में आदमी बता देगा, या खुद उसको पता होगा, वो बता देगा कि यार 50 लाख का बिजनेस कर रहा हूँ, स्टॉक तो 3 करोड़ का पड़ा है मेरे पास। तो आपका सवाल होना चाहिए कि सर 50 लाख का स्टॉक बेचने के लिए, महीने की सेल की बात कर रहा हूं मैं, दोबारा बोलूंगा, अगर आप 3 करोड़ का स्टॉक रख रहे हो, तो यानी कि आपका स्टॉक टू सेल रेशो, स्टॉक डिवाइडेड बाय सेल, ये फॉर्मूला इतना सिंपल नहीं होता, बट आप मोटे मोटे अंडरस्टैंडिंग के लिए मान लो कि आप 1 महीने की सेल करने के लिए 6 महीने का स्टॉक लेकर चल रहे हो, जो कि गलत है। आपके पास 3 4 महीने से ज्यादा का स्टॉक नहीं होना चाहिए। अपनी सेल बढ़ाना तो आप बाद में देखना, पहले अपना स्टॉक टू सेल रेशो ठीक करो। कैसे ठीक होगा? सर सीजीपी में आओ, हमारे कंसल्टेंट आपका स्टॉक टू सेल रेशो ठीक करेंगे। ये इतना आसान काम नहीं है, इसमें टेक की यूज भी जरूरत पड़ती है, टीम की कैपेसिटी बनानी पड़ती है, बिजनेस को इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। 3 से 4 5 महीने का काम होता है, बट हमेशा के लिए आपके काम आएगा। ये चीज जो आप सीखोगे आपके हमेशा काम आएगा, और आप स्टॉक टू सेल रेशो आप हमेशा अपनी दुकान का ठीक तरह से मेंटेन कर सकते हैं। तो हमने क्या जाना कि सिर्फ सेल बढ़ाना ही एक काम नहीं होता, स्टॉक टू सेल रेशो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो पे हम काम करके अपने क्लाइंट्स को अपनी सीजीपी की वैल्यू बता सकते हैं। आगे चलते हैं हम। अब जैसे मैंने बताया था कि पुअर स्टॉक टू सेल रेशो या पुअर इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो, ये तो एक सिम्टम है बीमारी के। बीमारी क्या है कि मुझे नहीं पता क्या खरीदना है, मुझे नहीं पता कैसे बेचना है, मुझे नहीं पता कैसे बिकता है, क्या टीम के टारगेट सेट करने हैं, कैसे डिस्प्ले करना है, वो चीजें हम सीजीपी में सिखाते हैं। और ये चीजें इतनी ज्यादा टेक्निकल होती है ना, ये सुनने में बड़ी आसान लगे कि टीम की ट्रेनिंग कर दी। ट्रेनिंग तो कर दी, ट्रेनिंग कैसे करते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, वो अपने आप में कंसल्टेंट बताएगा आपको, जो हमारे डेटा के एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पे। ये इतना आसान काम नहीं है कि मैंने 2 लाइनें में लिख दिया कि टीम की ट्रेनिंग कर दूंगा, ट्रेनिंग होगी और सेल अच्छी होगी। विजुअल डिस्प्ले, लोगों को विजुअल डिस्प्ले की टेक्निक्स भी नहीं पता। आप जब स्टॉक डिस्प्ले करोगे, तो क्या कलर स्कीम में डिस्प्ले करने हैं, किस साइज में डिस्प्ले करने हैं, ऐसा तो नहीं। बहुत बार लोग क्या करते हैं कि जैसे शर्ट्स में साइज आते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, 2 एक्सेल, 3 एक्सेल, पता लगा डिस्प्ले में मैंने वो चीज डाल रखी है जिसके सारे साइज बिक गए, सिर्फ मीडियम पड़ा हुआ है। तो बिल्कुल गलत है ये। डिस्प्ले में हमेशा मेरे पास वो एसक्यू होना चाहिए, वो पीस होना चाहिए, वो डिजाइन होना चाहिए जिसके मेरे पास सारे साइज है। वरना क्या होगा, सिर्फ मीडियम का साइज है, कस्टमर आया एल का, उसने पूछा भैया मेरे को मेरे साइज में दे दो, नहीं मैडम है नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, ये वाला डिजाइन अच्छा लग रहा है, ये मेरे साइज में दे दो। चेक करा, नहीं मैडम इसमें भी डबल एक्सएल, आपका साइज नहीं है। तो कस्टमर बोलेगा यार इनकी दुकान में साइज ही नहीं मिलते। लेकिन ऐसा है नहीं, साइज तो मिलते हैं, लेकिन जो मैंने डिस्प्ले में चीज डाल रखी है वो कट गए, वो कट साइजेस हो गए हैं। तो विजुअल डिस्प्ले की भी एक टेक्निक होती है, ये इतना आसान काम नहीं है कि मैंने सिर्फ 4 चीजें टांग दी, गंडोला बना के, रैक बना के, तो विजुअल डिस्प्ले ठीक हो गया। क्या कलर स्कीम लेनी है, कैसे चेंज करना है, किस डिजाइन को डालना है, कैसे डिस्प्ले करना है, किस साइज के हिसाब से डिस्प्ले करना है, वो भी एक सारी आर्ट होती है। बिजनेस हमेशा एक मतलब एक तरीके से चलता है,
ये भी सारी एक साइंस होती है, आर्ट में गलत वर्ड बोल गया, ये भी एक साइंस होती है जो हमारे कंसल्टेंट्स दुकानदार के साथ या रीडर के साथ काम करके कराते हैं। इसी तरह से डिजिटल फुटफॉल, ये बहुत ही बढ़िया तरीका है, ये लोगों को पता ही नहीं होता। अधिकतर लोग क्या है, सोचते हैं कि ये दुकान खोल के बैठ गए, अब जो आ रहा है आ रहा है, जो नहीं आ रहा है नहीं आ रहा। लेकिन क्या मैं अपने कस्टमर को रीटारगेट कर सकता हूँ? क्या मैं अपने कस्टमर को दोबारा बुला सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल बुला सकता हूँ। एक बड़ा छोटा सा तरीका होता है व्हाट्सएप एपीआई का, ये किसी को नहीं पता होता और कोई महंगा भी नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप एपीआई से इंटीग्रेशन कराते हैं कस्टमर का। उसमें हम क्या करते हैं, उसके बाद जितने भी अपने पुराने कस्टमर्स का डेटा है, 4,000, 5,000, 8,000, 7,000 लोगों का, उनको दोबारा रीटारगेटिंग करते हैं। व्हाट्सएप एपीआई के थ्रू मैसेज डालते हैं। गुड मॉर्निंग का मैसेज नहीं डालना मेरे को, गुड इवनिंग नहीं डालना मेरे को धंधे का मैसेज डालना है। मुझे क्या मैसेज डालना है कि ये कूपन दिखाओ, 500 रुपए की गिफ्ट मिलेगी। ये कूपन दिखाओ, व्हाट्सएप पे कूपन मिलेगा, 10% डिस्काउंट मिलेगा। 4 दिन के अंदर ये कूपन एप्लीकेबल है, आइए दुकान पे, ये नया स्टॉक आया है। मैं रील्स डालूंगा, वीडियो डालूंगा, ग्राफिक भेजूंगा व्हाट्सएप एपीआई के इंटीग्रेशन के थ्रू। और जो हमने वाकई में इम्प्लीमेंट करा है बहुत सारे क्लाइंट्स पे, लोगों की फुटफॉल बढ़ी है। उनका वो कस्टमर, देखो कस्टमर पे तो चॉइस है, वो महिंद्रा से भी ले लेगा, अमेजन से भी ले लेगा, साथ वाली दुकान से भी ले लेगा, गुप्ता जी से भी ले लेगा, अर्जुन स्टोर से भी ले लेगा। आप ही की दुकान पे क्यों आएगा? वो तो जहाँ पे कन्वीनियंस मिलेगी, जहाँ पैर पड़ जाएंगे वहां चला जाएगा। तो कस्टमर को दोबारा दुकान पे बनाने के लिए, बुलाने के लिए हमारे पास क्या तरीके हो सकते हैं, क्योंकि कस्टमर रिटेल में तो बहुत सारे, मैं एक एक को तो फोन कर नहीं सकता 8,000 लोगों को, भैया आओ आओ नया स्टॉक आया है। तो उसका एक सबसे अच्छा तरीका है व्हाट्सएप एपीआई से इंटीग्रेशन, जिसको हम वावा भी कहते हैं, वावा व्हाट्सएप फॉर बिजनेस या व्हाट्सएप एपीआई इंटीग्रेशन। ये हमारा बहुत अच्छे वेंडर है हमारे पास, उसका कुछ खर्चा भी नहीं है। 1 साल का सिर्फ 6,000 का खर्चा है। उसके बाद पर मैसेज के कॉस्ट 80-90 पैसे पर मैसेज है। तो अगर आपके 5,000 कस्टमर हैं तो उनको टारगेट कर सकते हो सिर्फ 3-4 हज़ार के बजट में। 5,000 में से अगर मैं कह रहा हूँ 100 लोग भी आपकी दुकान पे आ गए, 5,000 में से अगर 1% लोग भी आ गए आपकी दुकान पे, 50 लोग भी आ गए, तो आपका पैसा रिकवर हो जाएगा और वो लोग आपकी दुकान पे दोबारा से आ जाएंगे, दोबारा से आपके लॉयल कस्टमर बन जाएंगे, उनको आने की आदत पड़ जाएगी जो मुझे आदत डालनी है। इसी तरह से ऑडिट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। अधिकतर लोग सोचते हैं स्टॉक ऑडिट का मतलब चोरी पकड़ना है। बिल्कुल है, चोरी पकड़ना तो है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये देखना है कि कितना स्टॉक पुराना हो गया, कौन सा रिटर्न कर सकता हूँ, पैसे रिकवर कर सकता हूँ, कौन सा 6 महीने से पुराना है, कौन सा 1 साल से पुराना है, कौन सी चीज बिकती है, कौन सी नहीं बिकती है। मैं आपको इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। अभी सीजीपी में एक नए एंट्रेंट आए हैं, शायद पारुल मैडम नाम है, कानपुर की हैं। उनका लेडीज गारमेंट का स्टोर है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी सेल कितने महीने की, उन्होंने कहा मेरी सेल 70 लाख रुपए की है। आप सब सुनेगा ध्यान से, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये। आज मैं जो भी आपको सिखाऊंगा, इसकी आपको प्रेजेंटेशन भी मिलेगी। इसको आप जाके आपको रिवाइज करना है। आपको मैं 10 रीजंस, 10 बहाने और दे दूंगा सेल्स के अलावा, कैसे सीजीपी पिच करना है, कैसे क्लाइंट को सेटिस्फाई करना है। अब मैं पारुल मैडम पे दोबारा लौटता हूँ। कानपुर में उनका एक रिटेल स्टोर है जिसमें वो लेडीज के कपड़े बेचती है, ज्यादातर साड़ी सूट वगैरह। तो मैंने उनसे पूछा आपकी सेल कितनी है, बहुत बढ़िया इन्वेंट्री मैनेजमेंट लगा रखा है, खूब काम करती हैं, वो पहले से इन चीजों को जानती थी। फिर भी मैंने पूछा आप कितनी सेल करते हो महीने की, उन्होंने कहा कुछ 60-70 लाख की मेरी महीने की सेल है। मैंने स्टॉक कितने का है, तो उन्होंने कहा मेरे पास 2 करोड़ का स्टॉक है। बहुत बढ़िया है। अब मोटा मोटा तो स्टॉक टू सेल रेशो बहुत बढ़िया हो गया कि 60 लाख रुपए महीने की सेल करने के लिए उन्होंने 2 करोड़ का स्टॉक रखा है, यानी कि 3 पॉइंट समथिंग का स्टॉक टू सेल रेशो आया। यानी कि 1 महीने की सेल करने के लिए कुछ 3-3.25 महीने का वो स्टॉक लेकर चलती है, जो कि बहुत बढ़िया है। लेकिन अब मैंने उसमें डीप एनालिसिस करी। मैंने ऐसे पूछ लिया, मैडम आपका लेडीज का काम है, तो आप लेडीज के स्टॉक रखती हो और भी रखती हो? कहते नहीं, उनका हस्बैंड भी आते हैं ना, तो मैंने कुछ मेंस की कैटेगरी रख रखी है। मैंने कहा ठीक है। मैं कहा आप बताओ साड़ी का स्टॉक टू सेल रेशो क्या है, सूट्स का स्टॉक टू सेल रेशो क्या है, और मेंस की चीजों का स्टॉक टू सेल रेशो क्या है। तो जब हमने उनकी दुकान के स्टॉक टू सेल रेशो से आगे जाके कैटेगरी वाइज स्टॉक टू सेल रेशो देखा, तो हमको ये पता लगा कि जो मेंस का उनके पास सेक्शन है, उसमें 41 लाख का स्टॉक पड़ा हुआ है, लेकिन सेल सिर्फ 1.5 लाख की है। तो ऊपर ऊपर से तो दुकान का स्टॉक टू सेल रेशो बहुत अच्छा आ रहा है, 60 लाख की सेल के लिए 2 करोड़ का स्टॉक रख रखा है। लेकिन जब अंदर हम कैटेगरी वाइज घुसे, तो हमें पता लगा कि एक मेंस की कैटेगरी में स्टॉक टू सेल रेशो का आ रहा है कि 41 लाख का स्टॉक है, 1.5-2 लाख की सेल हो रही है। तो 30-35 के आसपास स्टॉक टू सेल रेशो आ गया। तो हमने इमीडिएटली क्या बोला कि आप अपनी दुकान से इस कैटेगरी को उठाइए, ये कैटेगरी आपकी दुकान को ब्लीड कर रही है। इसी जगह में अगर मैं फास्ट मूविंग चीज डाल दूंगा तो वो ज्यादा रोटेट होगी, ज्यादा पैसे जनरेट करेगी, मेरा पैसा भी ब्लॉक नहीं होगा। तो स्टॉक टू सेल रेशो इतनी डेप्थ में काम करना पड़ता है। ये काम हम सीजीपी में करते हैं और बहुत कॉम्पिटेंट हमारे पास कंसल्टेंट्स हैं। हम लोग इस चीज को एंड तक लेकर जाते हैं, ना केवल दुकान बल्कि कैटेगरी वाइज भी लेकर जाते हैं। हम आगे चलते हैं। अब
सबसे जरूरी बात है, ये मैं सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ। अगेन, आपको दुकान खोलनी है। अब ये तो हमने बात करी उसकी, जिसकी एक दुकान, दो दुकान, तीन दुकान है, और उस दुकान में कैसे ठीक कर सकते हैं, सेल्स के अलावा क्या क्या चीजें कर सकते हैं, वो हमने डिस्कस करी। लेकिन अब मेरा क्लाइंट अगर और दुकानें खोलना चाहता है, कोको मतलब कंपनी के स्टोर खोलना चाहता है, या उसको फ्रेंचाइजी मॉडल में आना है, वो चाहता है मुझे कोई पार्टनर मिल जाए जो दुकान खोल दे, वो इन्वेस्टमेंट कर दे। अब चैलेंज ये आता है कि आधे लोगों को तो ये नहीं पता एग्रीमेंट कैसे करना है। और ये मैं को क्लियर बताता हूँ, 90%, और ये एप्लीकेबल सिर्फ एमएसएमई पे नहीं है। मैं इंडिया के टॉप के रिटेल एक्सपर्ट्स में से एक माना जाता हूँ। मेरे इंटरव्यू आ चुके हैं इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह पे रिटेल के ऊपर। मैं बड़ी बड़ी कंपनीज का कंसल्टेंट हूँ। मैकेंजी जैसी कंपनी जो सबकी कंसल्टेंट है, मैं उनका कंसल्टेंट रह चुका हूँ। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि एमएसएमई तो छोड़ो, आज की डेट में जो आप अपने अड़ोस पड़ोस में ब्रांड देखते हो ना, स्निच आई है, ये आई है, वो आई है, बड़े बड़े स्टार्टअप्स है, उनको भी नहीं पता किस तरह का एग्रीमेंट करना चाहिए। एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट करना या लीव एन, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, जो 90% इस देश के लोगों को पता ही नहीं क्या होता है। वो लोग सोचते हैं बस रेंट नेगोशिएट कर लो, डिपॉजिट नेगोशिएट कर लो, मेरा एग्रीमेंट हो गया। नहीं, एग्रीमेंट इससे बहुत ज़्यादा बढ़कर होता है। आपको एग्रीमेंट ये भी देखना है कि आप कितने साल का एग्रीमेंट कर रहे हो, आपको पे बैक मिल भी रहा है, नहीं मिल रहा है। पता लगा दुकान का एग्रीमेंट आपने 3 साल का कर लिया, दुकान में पैसे लगा दिए 2 करोड़, 1.5 करोड़ रुपए, भाई 3 साल में तो आपका पैसे वापस नहीं आने वाला, आपको पे बैक ही नहीं मिलेगा। आपको लंबे एग्रीमेंट करने हैं बिना लॉक इन के, लैंडलॉर्ड से लॉक इन करना है। लोगों को टर्मिनेशन क्लॉज ही नहीं पता होता क्या होता है। आधे केस में बहुत से टर्मिनेशन होता है, नहीं होना चाहिए। लैंडलॉर्ड टर्मिनेट कर ही नहीं सकता जब तक कि मैं रेंट में डिफॉल्ट ना करूं। दुकान अगर मेरे पास आ गई तो 12 साल, 11 साल, 9 साल के लिए, लंबे अरसे के लिए, वन टाइम, विदाउट लॉक इन दुकान मेरे पास आ जानी चाहिए, क्योंकि दुकान ही मेरा सेट है, उसमें मैंने पैसे लगाए हैं। 3-4 साल में तो दुकान जाके मेरी एक लेवल पर आएगी। पता लगा उससे पहले एग्रीमेंट खत्म हो गया या दुकान चल गई, तो लैंडलॉर्ड ने बोला भाई टर्मिनेट कर रहा हूँ, मैं किसी और को दे रहा हूँ, वरना रेंट बढ़ा दो, डबल कर दो। तो किस तरह से एग्रीमेंट बनाना है लोगों को यही नहीं पता। मैं फिर रिपीट करूंगा, बड़ी बड़ी ब्रांड्स को नहीं पता। ये वो चीजें हैं जो हमने सीखी हैं, अपने एक्सपीरियंस है। इतनी बड़ी बड़ी हेड्स कंपनियां हेड करी हुई हैं, तो हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस पता है। एक हमारे पास अभी क्लाइंट आए हैं, लेटेस्ट है, शायद जो गुजरात की टीम है उनको पता हो, मुरलीधर स्टोर करके। उनकी मोबाइल की रिटेल चेन है, 8 स्टोर है, और उनको एक्सपेंड करना है, अपने खुद के स्टोर खोलने हैं, फ्रेंचाइजी भी आएंगे। मैंने उनसे पूछा आप एग्रीमेंट साइन करते हो, कितने साल का करते हो? कहते हैं 1 साल का करते हैं, मार्केट में 1 साल का चलता है। मैंने कहा 1 साल का एग्रीमेंट साइन कर रहे हो, 25-30 लाख, 40 लाख की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, 30 साल का स्टॉक डाल रहे हो, 6 महीने तक आप पैसा खर्च करके दुकान को पॉपुलर बनाओगे, उसमें फुटफॉल लाओगे, धीरे 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 ब्रेक इवन पर आओगे, यानी कि खर्चा नो प्रॉफिट पे आओगे, नो लॉस पे आओगे, फिर प्रॉफिट कमाओगे। 1 साल तो आपका इसमें बीत जाएगा। कहते नहीं, 1 साल बाद कुछ होता नहीं है, लैंडलॉर्ड रिन्यू कर देता है। कर देता होगा, लेकिन कागजों पे क्यों नहीं करूं मैं उसको? मैंने उनको एग्रीमेंट दिया, आज की डेट में वो 5 साल का एग्रीमेंट कर रहे हैं, हालांकि मैं चाहता था 9 साल का करें। बट चलो, कुछ तो बेटर हुआ, 1 साल की जगह वो 5 साल का एग्रीमेंट कर रहे हैं। धीरे धीरे हम उनको 9 साल का करवा देंगे, इतना नेगोशिएशन को सिखा देंगे। बट पहली स्टेप बड़ी, अभी उनका खुद ही फोन आया था, उन्होंने नई दुकान साइन करी है, और बड़ा खुश होकर बताया कि सर आपने जो एग्रीमेंट भेजा था, हमने उस हिसाब से नेगोशिएट करा, 9 साल तो नहीं लेकिन 5 साल का कर लिया। अब मुझे फायदा क्या हो गया कि अब मैं 5 साल तक उस दुकान पे काम कर सकता हूँ। जो मैंने अपना असेट बनाया रिटेल का, जिसमें मैंने स्टॉक डाला, जिसमें मैंने डिजाइनिंग करी, जिसमें फुटफॉल जनरेट करूँ, जिसमें मैं मेहनत करूंगा, वहां से मैं 5 साल तक पैसे कमा सकता हूँ। मेरा पे बैक भी आ जाएगा ठीक तरीके से, और मेरे को दुकान 5 साल के लिए आ भी गई। अब मैं लैंडलॉर्ड की मर्जी भी नहीं हूँ कि 1 साल और वो बोलेगा भैया या तो भाड़ा डबल कर दे या दुकान खाली कर दे। तो बहुत से लोगों को यही नहीं पता किस तरह का एग्रीमेंट करना चाहिए। हम उस चीज में हेल्प करते हैं। ये ऐसी चीज है, ये चीज हमने पारुल मैडम के साथ भी करी थी, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कानपुर वाला। वो भी नई दुकान साइन करी थी, वो भी 1 साल का कर रही थी या 2 साल का कर रही थी, अब उन्होंने भी 9 साल का करा है। और मेरी बात का विश्वास करो, अगर मुझे पता होगा ना क्या चीज करनी है, तो सामने वाला लैंडलॉर्ड भी मानता है। ये कोई लोग जवाब देंगे नहीं, इसलिए हमारे मार्केट में तो ऐसे ही चलता है, जैसे विवेक सर कहते हैं ना कि लोग बोलते हैं हमारे यहाँ तो ऐसे ही चलता है। कहीं ऐसा नहीं चलता। आपको खुद पता होना चाहिए आपको क्या करना है, तभी तो आप सामने वाले को बोल सकते हो। आपको खुद ही नहीं पता तो सामने वाले को क्या बोलोगे आप? तो बड़ी क्लियर सी बात है, ये ऐसी चीजें हैं जो सेल से परे हैं। और ये इतनी बड़ी वैल्यू एडिशन है, किसी वकील पे जाएंगे ना, 1 लाख 1.5 लाख रुपए तो एग्रीमेंट के बना लेगा वो, और फिर भी हमसे अच्छा नहीं बना सकता, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर ऑपरेशनल एक्सपीरियंस है उस एग्रीमेंट को बनाने का। तो आपको क्लाइंट को ये समझाना है कि सर सेल तो हम करेंगे करेंगे ठीक, उसमें तो कोई मना ही नहीं है, लेकिन उसके अलावा आपकी दुकान का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो ठीक करेंगे, आपकी दुकान का स्टॉक टू सेल रेशो ठीक करेंगे। वो कैसे ठीक करेंगे? आपकी दुकान की विजुअल मर्चेंडाइजिंग ठीक करेंगे, आपकी दुकान का डिस्प्ले ठीक करेंगे, टीम को ट्रेनिंग देंगे, एफएसएन एनालिसिस करेंगे, स्टॉक ऑडिट करेंगे। और इन सब के अलावा, जब आपको नई दुकान खोलनी है, अगर आपकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है और आप किराए पे लेना चाहते हो, अपनी दुकान तो बात ही खत्म हो जाती है। लेकिन अगर किराए पे ले रहे हो,
तो किस तरह की दुकान लेनी है, किस तरह का एग्रीमेंट करना है, वो हम सिखाएंगे। सबसे जरूरी चीज हम ये भी बताते हैं कि आपको दुकान किस तरह से खोलनी है। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं भी कुछ भी खोल दूं। स्टारबक्स को अलग तरह की लोकेशन चाहिए होती है, फार्मेसी स्टोर को अलग तरह की लोकेशन चाहिए होती है, जूते की दुकान को अलग तरह की लोकेशन चाहिए होती है, ब्रेड की दुकान को अलग तरह की चीज चाहिए होती है। मोटा मोटा जिसकी वैल्यू कम है, जिसकी फ्रिक्वेंसी ऑफ परचेज ज्यादा है, वो लोकल मार्केट में चलती है, आपके घर के नीचे वाले मार्केट में। अगर आपको ब्रेड खरीदनी है तो आप शॉपिंग मॉल में नहीं जाओगे, आप नीचे जाके परचून की दुकान से ले लोगे। क्यों? क्योंकि ब्रेड आप फ्रिक्वेंटली लेते हो और छोटी वैल्यू की परचेज है उसकी। जैसे जैसे प्रोडक्ट की परचेज वैल्यू बढ़ती है, फ्रिक्वेंसी ऑफ परचेज कम होती है, वैसे वैसे आप मॉल्स में या बड़े मार्केट्स में जाओगे। अगर आज की डेट में आपको घड़ी खरीदनी है महंगी वाली, तो आप नीचे वाली दुकान पे नहीं जाओगे, आप अपने पास के शॉपिंग मॉल में जाओगे या पास के बड़े मार्केट में जाओगे या घड़ियों के शोरूम है। तो हर ब्रांड की, हर प्रोडक्ट की स्टोर लोकेशन स्ट्रेटेजी डिफरेंट होती है, होनी चाहिए। होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए आप क्या बेच रहे हो, किस तरह का प्रोडक्ट है। आपको लोकल मार्केट में सस्ती दुकान लेनी है, या शॉपिंग मॉल में या एक हाई स्ट्रीट मार्केट में या जो सेंट्रल मार्केट है वहां पे एक महंगी दुकान लेनी है। किस साइज की लेनी है, किस रेंट पे लेनी है, क्या मॉडल होना चाहिए, कैसे दुकान बनेगी, कैसे सामान रखा जाएगा, उस दुकान का प्लानोग्राम कैसे बनेगा, कैसे कस्टमर का मूवमेंट होगा, कैसे मैं अच्छा एक्सपीरियंस दे सकता हूँ, कैसे टीम बनानी है, कैसे टेक यूज करना है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत लंबी चीजें हैं, ये एक बार के जवाब की चीजें नहीं है। ये चीज हम सीजीपी में कराते हैं। फिर अगर आपको फ्रेंचाइजी मॉडल पे जाना है तो आपको फ्रेंचाइजी मॉडल कैसा होना चाहिए। फ्रेंचाइजी ऑपरेट करके फ्रेंचाइजी चलाएगा, या फ्रेंचाइजी सिर्फ पैसा लगा देगा चलाओगे आप। फ्रेंचाइजी से कैसे एग्रीमेंट करना है, फ्रेंचाइजी के लिए कैसे दुकान ढूंढनी है, या फ्रेंचाइजी ने अपनी दुकान ढूंढ ली तो कैसे चेक करना है कि वो हमारे लिए ठीक है कि नहीं है। ये सारी की सारी चीजें हम सीजीपी में सिखाते हैं, हमारे पास उस तरह के रिटेल एक्सपर्ट्स हैं। तो अब हम रिटेल को खत्म करते हैं। हमने ये जाना कि अगर ऑफलाइन में किसी के अपने स्टोर्स हैं जिनको हम ईबीओस कहते हैं, एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स, चाहे वो मल्टी ब्रांड हो, चाहे वो सिंगल ब्रांड हो, चाहे वो फ्रेंचाइजी हो, चाहे वो कंपनी ओन्ड हो, उसमें हम सेल्स बढ़ाने के अलावा किस तरह से मदद कर सकते हैं कि उसके स्टॉक टू सेल रेशो को ठीक कर सकते हैं, उसके इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो को ठीक कर सकते हैं, उसके दुकान को साइन करने के एग्रीमेंट को ठीक कर सकते हैं। फ्रेंचाइजी मॉडल में जा रहे हैं तो फ्रेंचाइजी मॉडल ठीक तरह से बना सकते हैं, फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट ठीक तरह से कर सकते हैं, किस लोकेशन में दुकान खोलनी है, किस साइज की दुकान खोलनी है, क्या कैटेगरी रखनी है, क्या प्लानिंग करनी है, उन सब चीजों में मदद कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब हम आ गए सबसे बड़े पॉइंट पे जो कि डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है। इसको आप ध्यान से सुनो अगले 15 मिनट को, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि हमारे पास जितने भी कस्टमर्स हैं उसमें से 70-80% कस्टमर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस से रिलेटेड होते हैं। या तो कोई मैन्युफैक्चरर है जो अपना माल बना के डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू बेच रहा है या डीलर के थ्रू बेच रहा है, या कोई किसी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर है, उसने किसी कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले रखी है और वो स्टॉक को बेच रहा है, या कोई कपड़े वाला है जो कपड़ा मैन्युफैक्चर कर रहा है सूरत में, दिल्ली में, कहीं पे भी, और वो दुकानदारों को बेच रहा है आड़ती के थ्रू, एजेंट्स के थ्रू, या डायरेक्ट बेच रहा है। इसको हम जनरल डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस कहते हैं। जैसे मैंने बताया था इसमें जनरल ट्रेड और मॉडर्न ट्रेड दो तरह के होते हैं। अभी हम मॉडर्न ट्रेड को साइड में रख देते हैं, हमारे एमएसएमई इस वाली कैटेगरी में नहीं आते। हम जनरल ट्रेड की बात करेंगे। अब जनरल ट्रेड में क्या हो गया, लोकल दुकानें जो मार्केट में दिखती हैं। अब हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं जो जनरल ट्रेड में जाते हैं, उनको हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस को ठीक करने में मदद कर सकते हैं, यह मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि हमने कुछ इस तरह के टेम्पलेट्स, कुछ इस तरह की वर्किंग बनाई है जो आज की डेट में 200 300 400 करोड़ की कंपनियां भी नहीं करती होंगी। दिस इज समथिंग दैट आई कैन पर्सनली गारंटी एंड पर्सनली वाउच टू यू। आपको लोगों को बताना है कि सर हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस को ठीक करने के लिए हमारी सीजीपी टीम ने इस तरह की वर्किंग बनाई है जो कि बड़ी बड़ी कंपनियां भी फॉलो नहीं करती, उस तरह के एसओपीज बनाए हैं। अब वो एसओपीज और वो वर्किंग क्या है, हमने इस तरह की वर्किंग बनाई है, कुछ स्टैंडर्ड टेम्पलेट बनाए हैं जो हम डे वन से लोगों को दे देते हैं। हम लोगों को एक्सरसाइज करने को बोलते हैं कि एक काम करो, आप अपना पिछले एक साल का डेटा निकालो और हमें बताओ कि आपने किस किस पार्टी को कितनी सेल करी थी, कितनी बार करी थी, और उस पार्टी ने आखिरी ऑर्डर कब दिया है। विवेक सर बहुत बार एलटीवीसी की बात करते हैं, लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ कस्टमर, या कस्टमर को री एंगेज करने की। उसी तरह से शीट्स बनी हुई हैं जिसको हम यूज करते हैं, और 90% केस में लोग बड़े खुश होकर बताते हैं कि सर इससे हमें बड़ी अच्छी जानकारी मिल गई और हमारा बिजनेस बढ़ गया। कैसे बढ़ गया, मैं फिर बोलूंगा। हमारे पास कुछ टेम्पलेट्स हैं स्टैंडर्ड एक्सेल के, जिनको भी हम थोड़े दिन में ऑटोमेट भी कर देंगे, बट वो आगे की बात है। हमारे पास एक्सेल के कुछ टेम्पलेट्स हैं, हम हर क्लाइंट को वो टेम्पलेट देते हैं, कंसल्टेंट उन टेम्पलेट से वर्किंग कराता है। हम फिर ये जानने की कोशिश करते हैं कि पिछले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में मेरे क्लाइंट ने कितने लोगों को बिल बना था, बिल करा था, उसका कस्टमर बेस कितना बड़ा था, कितने लोग उसके साथ खरीदारी करते थे, कितने लोग उसे खरीदते थे।
और उनमें से अब कितने लोगों ने खरीदना छोड़ दिया है या अपनी ऑर्डर की फ्रीक्वेंसी कम कर दी है। ये इतने काम की चीज होती है कि मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप, जब हम आपको जब लाइव एग्जांपल में दूंगा या आप क्लाइंट्स को बोलोगे, मतलब 4 दिन में लोग वापस आते हैं कि सर आपकी इस शीट ने तो हमारी आंखें खोल दी। मैं 300 पार्टीज को सप्लाई करता था पिछले 1 साल में, लेकिन मैंने देखा पिछले 3 महीने में 300 में सिर्फ 70 पार्टी ऑर्डर दे रही हैं, बाकी जितनी भी पार्टियां 230 उन्होंने तो ऑर्डर देना ही छोड़ दिया। उनमें से कुछ पार्टी तो चलो ठीक थी, बंद हो गई, कुछ को मैंने माल देना छोड़ दिया कि पेमेंट की प्रॉब्लम थी। लेकिन 70-80 पार्टी ऐसी निकली जो कि बड़ी अच्छी पार्टीज थी, बट मैंने उनसे बात करनी छोड़ दी, उनके पास जाना छोड़ दिया, सेल्स टीम ने जाना छोड़ दिया, तो उन्होंने मेरे से स्टॉक लेना छोड़ दिया। अब मैंने जब उनको दोबारा फोन करा तो उन्होंने मुझे दोबारा ऑर्डर दे दिया। ये बहुत ही बेसिक वर्किंग है, और ये बिल्कुल हमारे कहते हैं ना इसको ब्रह्मास्त्र है हमारा। 90% केस में, 100% केस में मैं बोल दूंगा, हर आदमी पलट के बोलता है कि सर आपकी वर्किंग से बड़ा फायदा हुआ। हमने जब अपना ऑडिट करा, जब कंसल्टेंट साथ में करता है, हमने जब अपना ऑडिट करा तो हमको ये पता लगा कि सर हमारी बहुत सारी पार्टीज ऐसी थी जिन्होंने हमको ऑर्डर देना छोड़ दिया था, वो कंपटीशन पे चली गई थी, किसी और से सामान ले रही थी, हम लोगों ने ऑर्डर ही देना छोड़ दिया था, उनसे काम करना छोड़ दिया था। अब हमने दोबारा फोकस करा तो हमको ऑर्डर मिल गए। अब ये तो पहला एस्पेक्ट हो गया कि मैंने पार्टी तो ले ली, अपनी इनएक्टिव पार्टीज को एक्टिव कर दिया, लेकिन अब जो मेरी एक्टिव पार्टीज हैं, जो कस्टमर मेरे से रेगुलर बिजनेस कर रहे हैं, उनकी ऑर्डर फ्रिक्वेंसी क्या है, कितनी बार ऑर्डर दे रहे हैं, उनका लाइन पर बिल क्या है। लाइन पर बिल आपको दिख रहा होगा, इसमें एलपीबी लिखा हुआ, इसको लाइन पर बिल कहते हैं। लाइन पर बिल का मतलब मैं कितने एसक्यूज बेच रहा हूँ उनको। मैं आपको बड़े सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। नीचे से सब्जी वाले पे जाओ अपने, उस पर 100 तरह की सब्जियां होंगी, ब्रोकली भी होगी, खीरा भी होगा, कुछ एक्सोटिक वेजिटेबल्स भी होंगे, मशरूम्स भी होंगे, लेकिन आप उससे पूछो तेरे पास कितने एसक्यूज हैं, वो कहेगा जी 100 से ऊपर हैं। आप उससे पूछो अच्छे तरह बढ़िया से एसक्यूज सबसे ज्यादा बिकने वाले कौन से हैं, तो 4-5 ही होंगे, वो कहेगा जी आलू प्याज टमाटर धनिया मिर्च, ये 5 चीजें आपकी खरीदता है। तो हम क्लाइंट से वर्किंग क्या कराते हैं कि आपके जितने बजे एसक्यूज हो, लेकिन आपका आइडियल या ज्यादा मूव करने वाले एसक्यूज कौन से होते हैं, उनके ऊपर हम लाइन पर बिल की वर्किंग कराते हैं। कि मान लो आपके पास 100 चीजें हैं, लेकिन 8 चीजें हर किसी पे एप्लीकेबल है या हर किसी को खरीदनी चाहिए, तो क्या आपके सारे कस्टमर वो 8 चीजें खरीद रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि आपका सेल्स वाला बंदा जाता है, 2 चीजें बिक गई, 2 एसक्यूज बिक गए, फिर वो वापस आया था कि चलो आज का काम पूरा हो गया, आगे जाते ही नहीं, बाकी एसक्यूज बेचते ही नहीं है। तो अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में सेल बढ़ानी है, तो ना केवल आपको हर पार्टी से ऑर्डर लेना है, आपको हर पार्टी को अपना हर एसक्यू भी बेचना है। उसको हम लाइन पर बिल की वर्किंग करते हैं, जो हम लोग कराते हैं। जैसे मैंने आपको सब्जी वाला का एग्जाम्पल लिया था, समझदार सब्जी वाला क्या होगा, आप जाओगे आलू लेने के लिए, तो उसको पता है जिस घर में आलू जा रहा है उसमें टमाटर प्याज जाएगा ही जाएगा। वो बोल देगा जी टमाटर बड़ा नया है ले जाओ, प्याज नहीं आई है ले जाओ, धनिया मिर्ची डाल दूं। यही चीज हम लोग कराते हैं सीजीपी में। बड़ा सिंपल एग्जांपल लेके आपको समझाना चाहता था मैं, कि अगर मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स का रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और मेरे 25-30 आइटम है बेचने के, लेकिन मुझे पता है मेरे 6 आइटम है जो फास्ट मूविंग है, कि ये तो और दुकानदार को लेने ही चाहिए, तो क्या मेरे सारे दुकानदार 6 के 6 आइटम ले रहे हैं? ऐसा तो नहीं कोई 2 ले रहा है उनमें से, कोई 3 ले रहा है उनमें से, किसी को पता ही नहीं कि बाकी आइटम्स भी मेरे पास। इन चीजों को हम सीजीपी में हेल्प कराते हैं। तो ना केवल हम कोशिश करते हैं कि आपकी सारी पार्टी आपको ऑर्डर दें, सारी पार्टी एक्टिव रहे, एक्टिव नेटिव की एनालिसिस करके हम लाइन पर बिल पे भी काम करते हैं, ताकि आपकी एसक्यूज की रेंज बढ़ जाए, आपकी सेल बढ़ जाए, उसी पार्टी पे आपका बिल साइज बढ़ जाए। अब तीसरी चीज पे आता हूँ, ये मैं लिख के देता हूँ, ये तो बड़ी से बड़ी कंपनी भी नहीं करती होगी, ये मेरे अपने एक्सपीरियंस से मैंने चीज निकाली थी। ऑर्डर फ्रिक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑर्डर्स नहीं, ऑर्डर फ्रिक्वेंसी। अब आप पूछोगे ये क्या होता है, तो ऑर्डर यूनिक नंबर ऑफ डेज, एक महीने में मेरा एक कस्टमर मुझे कितने यूनिक डेज में ऑर्डर दे रहा है। एक दिन में अगर 10 ऑर्डर दे रहा है तो उसको मैं एक मानूंगा, 10 नहीं मानूंगा मैं। इस तरह से उसने महीने में कितने दिन मुझे ऑर्डर दिया, अलग अलग दिन पे, ताकि मुझे पता लगे मेरा कस्टमर मेरे से कितना एंगेज्ड है, कितनी बार मेरे से बात कर रहा है, कितनी बार मेरे से इंटरेक्शन कर रहा है, मेरी सेल टीम कितनी बार जाके उससे मिल रही है, कितनी बार जाके उससे ऑर्डर ले रही है। एक एग्जांपल देता हूँ, एक बॉम्बे में हमारे कस्टमर हैं केसन्स फार्मा करके, उन्होंने एलएफपी में आके ये टेस्टिमोनियल भी दिया था। वो फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटर है, दवाइयों के डिस्ट्रीब्यूटर है। वो करीब करीब 1,000 मेडिकल शॉप्स पे, थाने में उनका वेयर हाउस है, वहीं पे बिजनेस है। थाने में करीब करीब 1100-1200 मेडिकल शॉप से वो सामान सप्लाई करते हैं। अब मेडिकल शॉप का ट्रेड, फार्मा का ट्रेड ऐसा है जिसमें मेडिकल शॉप वाला रोज ऑर्डर देता है। भाई जो दुकानदार है वो स्टॉक तो करता नहीं है, रोज कुआं खोदता है, रोज पानी पीता है। तो हर ट्रेड के हिसाब से दुकानदार की अलग अलग एक फितरत होती है सामान खरीदने की। इलेक्ट्रॉनिक्स में वो शायद महीने में 8 बार खरीदता होगा, 6 बार खरीदता होगा। दवाइयों में, दूध में, एफएमसीजी में डेली खरीदता है, दवाइयों में भी डेली खरीदता है। तो जो उनका कस्टमर है वो मेडिकल शॉप वाला है,
1100 1200 मेडिकल शॉप, 1000 1100 मेडिकल शॉप थे, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि आपकी यूनिक ऑर्डर डेस्क फ्रिक्वेंसी क्या है। उन्होंने कहा ये चीज़ तुमने सुनी नहीं आज तक, क्या होती है। मैंने कहा चलो मैं आपको समझाता हूँ। मेरे हिसाब से आपका जो कस्टमर है, जो मेडिकल शॉप वाला है, वो महीने में 30 दिन दुकान खोलता है और 30 के 30 दिन ऑर्डर देता है। आप अपनी एवरेज निकालो कि आपको आपकी पार्टी कितने यूनिक डेज पे ऑर्डर देती हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर्स नहीं, मैं फिर बोलूंगा, एक दिन में 4 बार देगा तो भी मैं एक मानूंगा। जब उन्होंने ये वर्किंग करी तो उनको पता लगा उनका यूनिक ऑर्डरिंग डेज 8.9 आ रहा है। यानी कि धंधा तो 30 दिन कर रहे हैं, दुकान भी 30 दिन खोल रहे हैं, खर्चा भी 30 दिन उठा रहे हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज कोई कस्टमर 14 बार ऑर्डर दे रहा है, कोई 16 बार, कोई 2 बार, कोई 3 बार। ऑन एन एवरेज देखा तो सिर्फ 8.9 आया। यानी कि करीब करीब 9 दिन उनको ऑर्डर मिल रहा था 30 दिन की जगह। हमने उस चीज को अब सेग्रीगेट करा, सेल्समैन वाइज करा हमने। सेल्समैन के हिसाब से बांट दिया, रूट के हिसाब से बांट दिया, और फिर हमने हर पार्टी की प्रोफाइलिंग कर दी ग्रीन, येलो और रेड में। तो जो पार्टी 20 या 20 से ज्यादा यूनिक डेज में ऑर्डर दे रही है उसको हमने ग्रीन मान लिया। जो पार्टी 10 से 19 ऑर्डर दे रही है उसको हमने येलो मान लिया। और जो 1 से 9 दे रही है या 0 से 9 दे रही है उसको हमने रेड मान लिया। अब हमने टारगेट बना दिया हर सेल्समैन का कि जितनी पार्टीज रेड में उनको येलो में लेकर जाओ, जितनी येलो में उनको ग्रीन में लेकर जाओ। आप बिलीव नहीं करोगे, 2 महीने के अंदर उनका जो एवरेज ऑर्डर फ्रिक्वेंसी जो 8.9 थी वो बढ़ के 12.6 या 12.7 के आसपास हो गई। यानी कि करीब करीब 25-30% ग्रोथ उन्होंने एग्जिस्टिंग बिजनेस से ही कर ली। ना नई पार्टी बनाई, नया नया मार्केट शुरू करा, ना नया सेल्समैन रखा, ना नई हायरिंग करी। केवल एक छोटे से प्रयास से, छोटी सी साइन से उन्होंने अपनी 20% 15% सेल पर मंथ तो ऐसी बढ़ा ली। साल में देखूंगा तो ये 100-150% की ग्रोथ आ गई उनकी। टर्नओवर डबल हो जाएगी उनकी अगर वो इसी तरह से इसको मेंटेन करते रहे तो। मैथमेटिक्स ऐसे नहीं चलता, एग्जैक्ट 100% नहीं होगी, 50-60% के आसपास जाएगी। तो आज वो बिजनेस जो 50-55 करोड़ का करते थे वो 75 करोड़ का टारगेट लेके चल रहे हैं, सिर्फ एक छोटी सी एक्सरसाइज से। कितना बड़ा बेनिफिट हुआ उनको एक छोटी सी चीज से। और मैं इस चीज को लिख कर दे रहा हूँ, आपको गारंटी दे रहा हूँ, ये अपने क्लाइंट को आप बोलना, ये तो बड़ी से बड़ी कंपनियां भी नहीं कराती हैं काम जो हम सीजीपी में कराते हैं। जो नॉलेज मैंने अपनी टीम को ट्रांसफर करी है, ये बड़ी से बड़ी कंपनी की प्रैक्टिस भी नहीं होती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में हमने सीखा कि हम डाटा ड्रिवन काम करते हैं। हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स हैं एक्सेल के। आप क्लाइंट को बता सकते हो कि कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स हैं हमारे पास, कुछ स्टैंडर्ड वर्कशीट्स हैं, या जैसे एलएफपी में फ्रेमवर्क कह लो, वो कह लो अगर ज़्यादा समझ में लोगों को आता है तो बता दो। कुछ स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क्स हैं जिससे हम आपकी जो पार्टीज ऑर्डर दे रही हैं उनको भी बढ़ाते हैं, आपका लाइन पर बिल यानी कि एसक्यू सेल्फ को भी बढ़ाते हैं, और सबसे जरूरी आपकी ऑर्डर फ्रिक्वेंसी भी बढ़ाते हैं। जिसका नेट रिजल्ट ये आता है कि आपके बिजनेस की 15-20% ग्रोथ हर महीने तो ऐसी ही हो जाती है, उसी एग्जिस्टिंग मार्केट से, उन्हीं सेल्समैन से, उन्हीं दुकानों से, बिना कोई नया बंदा हायर करे, बिना कोई नया मार्केट खोले, बिना कोई नई ज्योग्राफी, बिना कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करे। और ये मैं लिख के देता हूँ, आप कॉन्फिडेंस से बोलो लोगों को कि ये चीज़ आप करोगे, ये चीज़ आपको दुनिया में कोई कंसल्टेंट नहीं बताएगा। मुझे तो कंप्यूटर्स का नाम ही नहीं पता, मैं यूट्यूब ज़्यादा नहीं देखता। बट जो भी हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं मैं लिख के देता हूँ, उनको तो छोड़ दो, बड़ी बड़ी कंपनियां जो 8-8 5-5 हजार करोड़ का धंधा कर रही हैं ये काम वो भी नहीं करती होंगी। इसकी तो मैं पर्सनल गारंटी ले सकता हूँ आप लोगों के साथ में। इसके अलावा एक मिनट दीपक सर, इसके अलावा ये तो हो गया भाई एग्जिस्टिंग का क्या करना है। बाकी हाँ, किसी को नए डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करने हैं, नया मार्केट डेवलपमेंट करना है, डिस्ट्रीब्यूटर कैसे अपॉइंट होते हैं, किसी नए मार्केट में डिस्ट्रीब्यूटर कैसे ढूंढने चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर का एग्रीमेंट कैसे होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मिलकर गो टू मार्केट प्लान कैसे बनाना चाहिए, किस मार्केट में जाना चाहिए, कैसे आपकी ब्रांड की एंट्री होगी, ये सब चीज़ें भी हम सीजीपी में कराते हैं। हमारे क्लाइंट है सर्वेश्वर फूड्स करके, गोरखपुर में है। उनका फूड सप्लीमेंट्स का, टोमेटो सॉसेस का काम है, रेडी वालों को देते हैं, फूड कार्ट्स को देते हैं, सिर्फ गोरखपुर में बेचते हैं। 20 साल 22 साल पुराना काम है, 24-25 करोड़ की टर्नओवर है। सिर्फ और सिर्फ एक ही मार्केट में काम करते थे, गोरखपुर में। उनको एक्सपेंशन करना था सीजीपी में। आज की डेट में उन्होंने उनका लखनऊ, बनारस, सीतापुर 3 मार्केट एक्टिवेट कर दिए हैं। यही एफर्ट से, हमारी कंसल्टेंट की मेहनत से और उनकी सेल टीम की मेहनत से। ऐसा नहीं है कि हमने करी, क्लाइंट को भी करनी पड़ती है, हमसे ज़्यादा करनी पड़ती है, हम तो सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं। बट आज की डेट में उन्होंने अपने 3 नए मार्केट एक्टिवेट कर दिए हैं, और मेरे ख्याल से 2-3 साल के अंदर ही 20 करोड़ टर्नओवर आराम से 30-35 करोड़ पे ले जाएंगे, बिकॉज ऑफ दीज न्यू मार्केट्स। तो नया डिस्ट्रीब्यूटर कैसे अपॉइंट करना है, कैसे ढूंढना है, क्या बात करनी है, कैसे एग्रीमेंट करना है, एग्रीमेंट का ड्राफ्ट का होगा, क्या होगा, क्या पॉइंट्स होंगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूटर से हम एक गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी बनाएंगे, ये सारी की सारी चीज़ें हमने उनके साथ करी, जिसकी वजह से उन्होंने अपने 3 नए मार्केट, 3 नई टेरिटरी शुरू करी। तो डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में हमने देखा कि हम, हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स, कुछ स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क्स हैं जिसके थ्रू हम एग्जिस्टिंग मार्केट में ही सेल बढ़ाने का काम कर सकते हैं, लाइन पर बिल बढ़ा के, ऑर्डर फ्रिक्वेंसी बढ़ा के, सेल्स टीम को प्रॉपर केपीआई दे के कि आपको क्या काम करना है।
ऑर्डरिंग पार्टीज, जो नंबर ऑफ एक्टिव पार्टीज है उनको बढ़ा के। देखो बिजनेस में ना अपने को दो चीजें ढूंढनी है, मेरा सेल्स का मल्टीप्लायर क्या है और मेरा कॉस्ट का डिवाइजर क्या है। कौन सी चीजें जो मेरा धंधा मल्टीप्लाई करती है, कौन सी चीजें जो मेरा खर्चा कम करती है। डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में सेल्स मल्टीप्लायर आपका कस्टमर नहीं है, आपको सुनने में अजीब लगेगा। सेल्स मल्टीप्लायर आपका वो कस्टमर है जो आपको ऑर्डर दे रहा है। ऐसा नहीं है कि मेरे पे 200 कस्टमर का बेस है लेकिन ऑर्डर तो पिछले महीने सिर्फ 70 लोगों ने दिया। तो मेरे सेल्स मल्टीप्लायर 200 लोग नहीं हुए, वो 70 लोग हैं जिन्होंने मुझे ऑर्डर दिया। तो मुझे उनको आइडेंटिफाई करके उन पे काम करना है, ये चीज हम कराते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन रिटेल बिजनेस मैंने आपको समझाया, जिसमें मैंने मेनली बोला हम स्टॉक टू सेल रेशियो पे काम करते हैं, स्टॉक ऑडिट पे, फास्ट फ्लो मूविंग गुड्स पे काम करते हैं, टेक की यूज करते हैं, इन्वेंटरी में सॉफ्टवेयर लगवाते हैं, स्टॉक ऑडिट्स कराते हैं, विजुअल डिस्प्ले ठीक कराते हैं ताकि क्लाइंट की सेल भी बढ़े, प्लस उसका स्टॉक टू सेल रेशियो, उसकी वर्किंग कैपिटल भी अच्छी तरह से रोटेट हो, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में, जनरल ट्रेड में 99% हमारे जो लोग हैं उनको कुछ नहीं पता, वो तो सिर्फ माल जिसने ऑर्डर दे दिया उसको माल दे दिया, गो टू मार्केट कुछ नहीं होता उनका। हम उनका गो टू मार्केट बनाते हैं, एलटीवीसी कस्टमर की बढ़ाते हैं, उनकी जो नंबर ऑफ ऑर्डरिंग पार्टीज हैं, सेल्स मल्टीप्लायर्स, उसको आइडेंटिफाई करके उसको बढ़ाते हैं। पार्टी कितनी ऑर्डर ऑर्डर दे रही है उस पर काम करते हैं, पार्टी कितनी तरह के एसक्यूज ले रही है उस पर काम करते हैं। हर तरह के इन एफर्ट से उसकी एग्जिस्टिंग मार्केट में सेल बढ़ जाती है। प्लस उसके लिए अगर उसको नया मार्केट जाना है तो डिस्ट्रीब्यूटर कैसे अपॉइंट करना है, डिस्ट्रीब्यूटर कैसे ढूंढना है, क्या एग्रीमेंट होगा, उस पर हेल्प करते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। अब सबसे बड़ी चीज है जो हम वर्ड यूज करते हैं, जीटीएम, गो टू मार्केट। ये जितनी चीजें मैंने आपको दिखाई थोड़ी देर पहले बताई थी डिस्ट्रीब्यूशन में, वो गो टू मार्केट स्ट्रेटेजीज होती हैं। जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है, 1 साल हो गया मुझे आज की डेट में बड़ा बिजनेस में। मैंने जितने लोगों से बात करी है, चाहे वो कपड़ा बेच रहे हैं, चाहे वो हार्डवेयर बेच रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस की बात कर रहा हूँ अभी मैं, चाहे वो कपड़ा बेच रहे हैं, चाहे वो हार्डवेयर बेच रहे हैं, चाहे वो कुछ भी बेच रहे हो, चाहे वो ग्रोसरी का B2B कर रहे हो, चाहे वो चावल का धंधा कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, मैंने अपने हर कस्टमर में एक कॉमन बात देखी है कि उनका कोई गो टू मार्केट नहीं होता। वो तो दुकान खोल के गल्ले पे बैठ जाते हैं, कोई अपने आप चलकर आ गया क्योंकि पापा का बिजनेस है, या खुद भी शुरू करा तो 20 साल हो गए, तो अपने आप जो कस्टमर आ गया जो बना हुआ है उसको सामान दे दिया, अपनी तरफ से कस्टमर पे नहीं जाते। कस्टमर रीच आउट प्रोग्राम कुछ नहीं है, कस्टमर कैसे बढ़ाने हैं वो कोई प्रोग्राम नहीं है, कस्टमर को कैसे बताना कि भाई मैं जिंदा हूं मेरे से सामान ले, कंडीशन पे मत जा, उसका कोई प्रोग्राम नहीं है। इन सब चीजों पे हम काम करते हैं, हम एक प्रॉपर मार्केट की गो टू मार्केट स्ट्रेटजी बनाते हैं। मोटा मोटा कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको पिछली स्लाइड में डिस्ट्रीब्यूशन के केस में आपको एक्सप्लेन कर ही दिया था कि हम कैसे करते हैं। इसी में एक चीज आती है एक्सपोर्ट्स। हम डोमेस्टिक के अलावा एक्सपोर्ट्स में भी हेल्प करते हैं, लेकिन मैं फिर क्लियर करूंगा, हम कोई गारंटेड ऑर्डर नहीं देते एक्सपोर्ट्स का, वो शॉर्ट टर्म होता है। हम किसी बायर से डायरेक्ट नहीं मिलाते हैं, हम आपकी एक्सपोर्ट्स की प्रॉपर गो टू मार्केट स्ट्रेटजी बनाते हैं। आपके पास क्लाइंट्स आएंगे बोलेंगे जी हमें एक्सपोर्ट करना है, हाँ बिल्कुल करेंगे ना, लेकिन कल ही नहीं हो जाएगा, टाइम लगेगा उसमें। स्ट्रेटजी बनती है, आपको प्रोडक्ट देखना पड़ता है, उस प्रोडक्ट के हिसाब से फिटमेंट देखनी पड़ती है कि किस देश में, किस कंट्री में, किस कॉन्टिनेंट में आपका प्रोडक्ट, आपकी क्वालिटी, आपके प्राइस के हिसाब से कौन सा मार्केट फिट बैठेगा। देखो हर देश में ऑलरेडी कोई ना कुछ बना रहा है, कुछ ना कुछ बेच रहा है। तो ऐसा तो कोई देश है नहीं जहाँ पे पंखे नहीं बिक रहे और मैं जाके पंखा बेच दूंगा, लोग कहेंगे अरे वाह पंखा आ गया। ऐसी इनोवेशन तो मैं कर नहीं रहा हूँ, एटलीस्ट मेरा MSME तो नहीं कर रहा, चाइना वाले कर रहे हैं तो अलग बात है। हम तो वही चीज़ बना रहे हैं जो ऑलरेडी किसी ना किसी तरह से उस देश में बन रही है, कंज्यूम हो रही है। अब उस देश में जो हमारा इंटेंडेड मार्केट है, कैसे उस प्रोडक्ट को लेकर जाना है, वहाँ पे कैसे डिस्ट्रीब्यूटर, वहाँ भी तो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, ये थोड़ी कि मेरे को ऐसे कोई ऑर्डर कस्टमर मिल जाएगा। वहाँ भी मुझे मार्केट में ढूंढना है, वहाँ भी मुझे कस्टमर ढूंढना है, वहाँ भी मुझे डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढना है, वहाँ भी मुझे प्राइसिंग सेट करनी है, वहाँ भी मुझे क्वालिटी देखनी है, वहाँ भी मुझे कंपटीशन की एनालिसिस करनी है कि वहाँ पे क्या चल रहा है, कैसे compete करूँ। वहाँ भी मुझे लोकल सरकार से अप्रूवल लेने हैं उनके देश के हिसाब से कि मेरा जो प्रोडक्ट वहाँ जाएगा उसमें क्या क्राइटेरिया है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स तो एक अलग चीज़ है ही। फिर मुझे पेमेंट की गारंटी लेनी है, LCs वगैरह होती है, डॉक्यूमेंटेशन होती हैं। ये सब चीज़ें आमतौर पे हमारे MSMEs को नहीं पता होती, ना वो अकेले कर सकते। इन चीज़ों में हम उनकी एक्सपर्ट्स में हेल्प करते हैं, गो टू मार्केट एक्सपेंशन के लिए, गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी के लिए। तो एक्सपोर्ट्स में मेरा क्या जवाब है, कोई आपसे पूछा हम एक्सपोर्ट कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे, लेकिन ये मतलब नहीं कि अगले दिन आपको कोई एक्सपोर्ट ऑर्डर ला के दे देंगे। हम पहले आपके प्रोडक्ट की फिटमेंट बनाएंगे, स्ट्रेटेजी बनाएंगे, मार्केट स्टडी करेंगे, कंपटीशन एनालिसिस करेंगे, आपके लिए लॉन्ग टर्म बिजनेस क्रिएट करेंगे वहां पे। उसके बाद अब हमारा सबसे जरूरी काम है कि आप जो सामान बेच रहे हो को पेमेंट आ जाए, प्रॉपर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो, प्रॉपर उसकी ड्यू डिलिजेंस हो, बायर फ्रॉड ना निकले। उन सब चीज़ों में हम काम करेंगे। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं आपको एक डेटा देता हूँ। दुबई में आज की डेट में 90% जो एक्सपोर्ट होता है वो फ्रॉड होता है। सारे हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी में फ्रॉड कर रहे हैं और बहुत से लोग पागल बनते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक ने इस पर सर्कुलर जारी करा हुआ है।
इन सब चीज़ों को अब हम एक्सपोर्ट्स में प्रॉपर तरीके से लोगों को बताएंगे, ताकि उनको एग्जैक्टली पता हो कि कौन सा बायर ठीक है, कैसे बायर मिलता है, क्या स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। लॉन्ग टर्म काम करेंगे। सीजीपी 1 साल का कोर्स जरूर है, लेकिन उसमें जो चीज़ सीखता है आदमी वो जिंदगी भर उसके काम आएंगी। आपको यही चीज़ लोगों को समझानी है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम ऑनलाइन बिजनेस पे आते हैं। हमने पहले पढ़ा, या हमने पहले देखा कि बिजनेस ओमनी रिटेल होना चाहिए आज की डेट में। ओमनी रिटेल मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। ऑफलाइन में रिटेल स्टोर हो सकते हैं, शॉपिंग शॉप हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, एक्सपोर्ट हो सकता है। उसमें हम कैसे मदद कर सकते हैं मैंने आपको सब समझा दिया। ये स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी, आप उसको दोबारा गो थ्रू कर देना। अब हम बिजनेस के दूसरे एस्पेक्ट पे आते हैं, जो कि कम होंगे हमारे एमएसएमई। ज्यादातर तो हमारे एमएसएमई ऑफलाइन के होते हैं, बट ठीक है, कुछ ऑनलाइन बिजनेस के भी आते हैं। अब जैसे मैंने शुरू में बताया था, ऑनलाइन बिजनेस भी मोटा मोटा 4 तरीके का हो सकता है। ट्रेडिशनली हम लोग समझते हैं ऑनलाइन बिजनेस होता है कि हमारी खुद की वेबसाइट है, डायरेक्ट टू कस्टमर, जैसे बाटा की वेबसाइट है या महिंद्रा है, कि हम डायरेक्ट कस्टमर को बेच रहे हैं। ये लेकिन बहुत ही मुश्किल काम है। लोगों को बड़ा आसान लगता है कि अपनी वेबसाइट बना दी, सामान डाल दिया। ऐसा नहीं होता है। कस्टमर को दुकान में लाने के लिए भी खर्चा करना पड़ता है, कस्टमर को वेबसाइट करना पड़ता है, जिसको कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कहते हैं। आप लोगों को मोटी मोटी चीज पता होगी, कॉस्ट पर लीड क्या होती है और कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या होती है। मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा इंडस्ट्री के। टाटा वन एम जी एक कंपनी है जो फार्मेसी का काम करती है। उसका बिल 1100 1200 का बनता है, लेकिन 1100 1200 के एक नए कस्टमर को लाने के लिए उसके 400 साढ़े 400 रुपये खर्च होते हैं, जो उसकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है, जो 40% हो जाती है। 30% का तो मार्जिन है उसका। तो यानी कि हर ऑर्डर को लॉस में बेच रहा है नए कस्टमर को। पुराने कस्टमर जो रिपीट हो रहे हैं अलग बात है। तो हर नए कस्टमर को लाने के लिए जो कैक होती है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है, हिंदुस्तान में इतना कंपटीशन है कि ये बड़ा सुनने में फैंसी लगता है, रोमांटिक लगता है कि यार हमने अपनी वेबसाइट खोल दी, हमने उसके थ्रू सेल कर दी। लेकिन आपकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट इतनी मुश्किल हो जाती है, इतनी ज़्यादा हो जाती है कि किस तरह से उसको स्ट्रेटेजाइज करना है, किस तरह से कस्टमर को फुटफॉल को लेकर आना है, ये अपना में चैलेंज हो जाता है। फिर सेकंड चैलेंज लॉजिस्टिक्स होता है। अब आपको ऑर्डर तो आ गया, आपको माल भी तो भेजना है। इंडिया में ये डेटा कहता है कि 60 70% जो ऑर्डर होते हैं कैश ऑन डिलीवरी पे होते हैं। आप लोग खुद भी खरीदते होगे तो आप कभी पैसा नहीं देते होगे, कैश ऑन डिलीवरी लेते होगे। कैश ऑन डिलीवरी बहुत बड़ा रिस्क होता है, खासकर एमएसएमई के लिए। उसको तो कोई ट्रस्ट करते नहीं, सभी कैश ऑन डिलीवरी लेंगे। बड़ी ब्रांड में तो लोग फिर भी ट्रस्ट कर देंगे, चलो कैलकुलेटर का टीवी मंगा रहे हैं और फ्रिज मंगा रहे हैं, चलो पैसे दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डिस्काउंट मिल रहा है एक्स्ट्रा ऑनलाइन पेमेंट पे, इंस्टेंट पेमेंट पे सामान तो आ ही जाएगा। या फ्लिपकार्ट से कुछ खरीद रहे हो तो भी आप कैश ऑन डिलीवरी, तो भी आप प्री पेमेंट कर सकते हो। लेकिन एक नया एमएसएमई के लिए जिसको कोई जानता नहीं, जिसने अभी वेबसाइट बनाई है 2 साल पुरानी है, उस पर कौन ट्रस्ट करेगा? तो लोग कैश ऑन डिलीवरी मांगते हैं। फिर 60% धंधा कैश ऑन डिलीवरी होता है, मेरे लॉजिस्टिक्स ले जाते हैं, और 30 40% मेरा रिटर्न आ जाता है। लोग सामान ही नहीं लेते, गायब हो जाते हैं, एंड में मना कर देते हैं, या एड्रेस ट्रेस नहीं होता, या जो मेरा शिपिंग पार्टनर है वो झूठ बोल देता है कि मैंने ट्राई मारा, कस्टमर घर पे नहीं था। ये फैक्ट्स है, ये मार्केट का डाटा है कि 50 55% कैश ऑन डिलीवरी होता है, और ओवरऑल 30% 25% 30% रिटर्न आ जाता है। एमएससी के केस में, हमारे कस्टमर के केस में तो 50% भी हो सकता है। तो उसने कमाया क्या? आधा माल तो उसका वापस आ गया, रिटर्न के लॉजिस्टिक्स लग गए, और माल डैमेज आता है, कोई एज इट इज तो वापस नहीं आ जाएगा। तो हम लोग लोगों को एनकरेज नहीं करते कि वो अपना मतलब बड़े ना, बड़ा फैंसी वर्ड है, लोग बोलते हैं जी हम दुकान चला रहे हैं, हमारा ना ऑनलाइन बिजनेस कर दो, हमारी वेबसाइट बना दो। अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात है उसकी ऑपरेशनल बैंडविड्थ किसके पास है? वेबसाइट में तो आपको लगातार स्टॉक अपडेट करना है, नया स्टॉक डालना है, जो स्टॉक आउट हो गया उसको माइनस करना है या हटाना है, फिर नया स्टॉक डालना है, स्टॉक आउट हो गया उसको देखना है, ऑर्डर देखना है, ऑर्डर प्रोसेस करना है, ऑर्डर कंफर्म करना है, ऑर्डर भेजने हैं, रिकन्सिलेशन करना है पेमेंट का, डिलीवरी करानी है। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स काम होता है, फुल टाइम काम होता है। तो लोग बोलेंगे कि हमें D2C बिजनेस करना है। अगर कोई ऑलरेडी कर रहा है तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, हम उस पर काम करते हैं। और अगर कोई कहता है जी मुझे कर खोलना है, D2C बिजनेस कर देना है, तो हम सिखाते हैं कि यार इसके अलावा ऑल्टरनेट और भी है, क्या है वो नीचे समझाऊंगा मैं। अपनी वेबसाइट खोलने में चैलेंजेस है, उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन हैं, वो क्या है वो आगे बताऊंगा मैं। अभी मैं फिलहाल D2C बिजनेस की बात करता हूँ। फिर भी अगर कोई कहता है नहीं जी मेरी तो ऑलरेडी वेबसाइट बनी हुई है, वेबसाइट मतलब कि उसने एक जगह बना रखी है जहाँ पे उसने अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर रखा है, जिसमें प्राइस डला हुआ है। कस्टमर को वो गूगल लीड के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू या किसी तरह से भी अपनी वेबसाइट पे ला रहा है। वेबसाइट पे ला रहा है तो कस्टमर उसके प्रोडक्ट की कैटलॉग देख रहा है, जो प्रोडक्ट उसको पसंद आया, जो उसको समझ में आया, उस प्रोडक्ट को उसने खरीदा, एड टू कार्ट करा, बाद में ऑर्डर प्लेस कर दिया। फिर जो उसको प्रोडक्ट मिला तो उसने पैसे दे दिए, अगर सीओडी है या प्रीपेड कर दिया। ये पूरा प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में भी बहुत गुंजाइश है ठीक करने की चीजों को। कैसे उसकी कैंपेनिंग अच्छी करें कि राइट तरह का कस्टमर राइट तरह का मैसेज ले। ऐसा नहीं है कि मैं बेच तो मर्सिडीज रहा हूँ और मुझे क्वेरी आ रही है या ऑर्डर आ रहा है बाइसाइकिल वाले से, फिर वो हमें रिटर्न कर रहा है। तो मेरा कैंपेन कैसे होना चाहिए, स्टार्टिंग वहां से हो जाती है। दूसरा, मेरा लॉजिस्टिक सिस्टम क्या है, मेरे शिपिंग पार्टनर जो है मैं कैसे उनको कंट्रोल कर रहा हूँ, कैसे इंश्योर कर रहा हूँ कि मेरा सीओडी ना है,
कैसे इंश्योर करूँ कि टाइम से कस्टमर को चीज़ मिल जाए, कस्टमर का जो डेटा आ रहा है मैं कैसे इंश्योर करूँ कि मैं रिपीट कस्टमर बिना वेबसाइट के डायरेक्ट कॉलिंग से उनको फ़ोन करके पूछ लूँ कि सर आपने 3 महीने पहले ऑर्डर दिया था, अभी मैं देख रहा हूँ 3 महीने से आपने दोबारा ऑर्डर नहीं दिया, क्या आप री ऑर्डर करना चाहेंगे, मैं आपका ऑर्डर ले लूँ। ये हम काम कराते हैं। हमारे क्लाइंट हैं सोनीपत में है, मनीष चौहान जी नाम है उनका, मेंट्रस फार्मा शायद उनकी ब्रांड कंपनी का नाम है, जिसमें आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बेचते हैं, वेबसाइट के थ्रू ही बेचते हैं। हमने काफ़ी उनकी हेल्प करी है कैंपेनिंग में और ऑर्डर दिलाने में। ऐसी 2-3 हमारे क्लाइंट्स और भी हैं। तो हम जिस क्लाइंट का ऑलरेडी एक स्टैब्लिश D2C बिजनेस है, अपनी वेबसाइट के थ्रू वो बेच रहा है, उसमें हेल्प करते हैं कि उसकी ऑपरेशनल जो भी बेनिफिट है वेबसाइट की वो ठीक हो। अच्छा, सबसे अच्छी बात है, मेरे पास एक क्लाइंट है, उनका सेम बिजनेस है आयुर्वेद का, वो गाजियाबाद के हैं, नाम भूल गया उनका मैं, हर्बल प्रोडक्ट्स का कुछ है उनका। उन्होंने बोला जी मुझे अपना बिजनेस ठीक करना है, मेरा ये वेबसाइट रिलेटेड बिजनेस है। तो मैंने सबसे छोटा सा काम क्या करा, मैंने एज अ कस्टमर बन के उनकी वेबसाइट पर क्वेरी रेज कर दी कि मुझे एक चीज़ खरीदनी है जी। फिर मैं उनके सामने उनको दिखाया मैंने कि जब मैंने क्वेरी रेज करी तो क्या आपकी तरफ से किसी का फ़ोन आया, आया तो उसने कैसे बात करी, कैसे कन्विंस करा, मेरे क्वेश्चंस का आंसर दिया नहीं दिया, आपकी सेल्स टीम की ट्रेनिंग क्या होनी चाहिए। हर बार तो कस्टमर सीधा खरीद नहीं लेता, कई बार कस्टमर क्वेरी रेज कर देता है कि मुझे इस प्रोडक्ट में जानकारी चाहिए। तो वो लेआउट, वो इंटरफेस, वो लोगों से बात करना, वो इंटरेक्शन, वो सेल्स टीम की ट्रेनिंग, ये सब चीज़ें हम लोग सीईबी में कराते हैं जो आम आदमी को। और मजे की बात है, उन्होंने खुद देखा कि मैंने क्वेरी रेज करी, किसी का मेरे पास फोन भी नहीं आया, फिर 2 घंटे 2.5 घंटे बाद अगले दिन किसी का मैसेज आ रहा है वेग सा, उसको पता भी नहीं क्या बोलना है, ऊट पटांग वो बातें कर रहा है। यानी कि टीम की ना ट्रेनिंग थी ना कोई प्रोसेस था। इन सब प्रोसेसेस पे, इन सब चीज़ों पे हम सीजीपी में काम करते हैं। ना केवल आपका कैंपेन ठीक करते हैं, आपके ऑपरेशनल प्रोसेसेस ठीक करते हैं, आपके रिटर्न लॉजिस्टिक्स पे दिमाग मारते हैं, आपके कस्टमर रिटेंशन पे दिमाग मारते हैं, सीजीपी में कराते हैं। दूसरा तरीका होता है कस्टमर का, कस्टमर सोशल मीडिया यूज़ कर सकता है, फेसबुक इंस्टाग्राम अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने के लिए, या उसके डायरेक्टली बेच सकता है सोशल मीडिया के थ्रू, या मेटा ऐड कर सकता है, मेटा कैंपेन कर सकता है। हम इसमें बहुत मदद करते हैं। हमारे पास एक क्लाइंट थे, बॉम्बे के हैं, कंचनमाला ज्वेलर्स। उनके बॉम्बे में 3 स्टोर हैं, एक कुर्ला में है, एक घाटला में है, एक चैम्बूर में है। आप में से जो बॉम्बे से हैं उनको पता होगा, ये तीनों बॉम्बे के सब हैं, तीनों आसपास ही हैं। 2 भाई हैं, एक फादर हैं, 3 दुकानें खोल रखी हैं उन्होंने। हमने उनको सजेस्ट करा कि आप ईएमआई का प्लान लेके आओ मार्केट में, और उसके उनकी कोई डिजिटल मार्केटिंग नहीं थी, जीरो प्रेजेंस थी। 1 साल पहले उन्होंने सीजीपी ज्वाइन करा था, ना इंस्टाग्राम अकाउंट था, बिल्कुल देसी से जैसे जनरल लोग होते हैं वैसे थे। खुद का भी इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं था, खुद का भी फेसबुक नहीं था, बिजनेस का तो क्या ही कहना। जीरो डिजिटल मार्केटिंग थी उनकी। हमने इनको एडवाइस करा कि आप ईएमआई के प्लान लेकर आओ, कि आपकी दुकान पे गोल्ड ईएमआई पे मिलता है, जो कि सब जगह मिलता है, लेकिन गाना हम गाए, मिलता सब जगह पे। आज के दिन बहुत लोगों ने शुरू कर दिया, बट वही बात है ना, प्रमोट हम कर रहे हैं, गाना हम गा रहे हैं उस चीज़ का। तो हमने उनकी एक डीएसए से, जो फाइनेंशियल एग्रीगेटर है, उनसे टाइप कराया, जिन्होंने कहा ठीक है हम आपके क्लाइंट्स को, आपके कस्टमर्स को लोन देना शुरू करेंगे। अगेन डिपेंड करता है उनके सिबिल पे, उनकी इनकम पे। तो हमने एक प्रोसेस बनाया कि उनकी दुकान पे आओ और अपना सिबिल चेक कराओ, और हैंड टू हैंड एक ऑफर ले जाओ कि आपको लोन मिल रहा है, आपको जितने की परचेज करनी है आप चेक करा लो, आपको एक दिन के अंदर ऑफर आ जाएगा। बड़ा अच्छा कैंपेन चला। स्टार्टिंग में तो हमने पहले कैंपेन ही डिजाइन करा, बड़ा अच्छा कैंपेन चला, बहुत से कस्टमर आने लग गए। और बहुत बार क्या हुआ, कस्टमर आता था, चाहे उसका लोन हो ना हो, वो कुछ ना कुछ छोटा मोटा सामान लेके चले आता था, तो दुकान की सेल वैसे ही बढ़ गई कि चलो यार जब आ ही गए तो 2,000 का चांदी का झुमका दे दो, 1 लाख का गोल्ड तो ले नहीं सकते, मेरा लोन नहीं हुआ या मेरा सिविल खराब निकला। हमने प्रोसेस बनाया, पहले 3 महीने तो बड़ा मजा आया हमको। क्यों? क्योंकि दुकानों में एडिशनल फुटफॉल हो गई, जब हमने मार्केटिंग करी तो लोग आने लग गए। फिर हमने कॉल सेंटर टाइप बना दिया कि चलो इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले लो। डायरेक्ट दुकान पर आने लग गए, क्योंकि हम दुकान का एड्रेस देते थे कैंपेन में। कुछ लोगों ने फोन करना शुरू कर दिया। अब दिन में 2-2 हजार फोन आने लग गए। दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो गई, और आधे फोन खराब के होते थे। कोई काम करने वाली मेड बोल रही है, कोई चौकीदार बोल रहा है, कोई पूना से बोल रहा है, कोई मीरा भेंदर से बोल रहा है जो दुकान पे आएगा ही नहीं, कोई कहीं से बोल रहा है, कहीं कहीं से बोल रहा है। तो जो कैंपेन था वो जनरल कैंपेन था। हम जो बोलते थे कि हमारी दुकान से आपको गोल्ड लोन मिल जाएगा, गोल्ड खरीदो, तो हर कोई बंदा क्वेरी रेज कर रहा है, मेरा टाइम जा रहा है, फोन कॉल उठ रहे हैं, मैं परेशान हो रहा हूँ। तो हमने उस कैंपेन को ऑप्टिमाइज करा। फिर हमने कैंपेन में ही बताना शुरू कर दिया, हम रील्स डालते थे कि आप गोल्ड लोन पे मिलेगा आपको, लेकिन शर्त यह है कि आप बांद्रा कुर्ला घाटला के पास रहने चाहिए, आपको दुकान पे आके कागज प्रोसेस करने पड़ेंगे, आपका सिविल कम से कम 750 का होना चाहिए, या तो आपकी आईटीआर हो या आप नौकरी कर रहे हो 3 महीने से। हमने उस कैंपेन को फिल्टर कर दिया। अभी भी फालतू के कॉल कॉल आ रहे थे, लेकिन वो कम हो गए। अब लोगों को पता लग गया कैंपेन से कि एग्जैक्टली मुझे करना क्या है, मेरा टारगेट कस्टमर कौन है, ये मैंने अपने कैंपेन से लोगों को बता दिया। तो किस तरह का कैंपेन यूज करना है, उस पर भी काम करते हैं।
मेटा पे जो पेड एड्स हैं आपके टारगेट मार्केटिंग के होने चाहिए, हम उस पर भी काम करते हैं। हमारे क्लाइंट थे, वो 1 लाख 1.5 लाख रुपए महीने का खर्चते हैं मेटा के ऊपर, मेटा कैंपेन पे। बेलगांव में, बेंगलोर के पास है, कर्नाटका में। उनकी एक ट्रेनिंग एकेडमी है जिसमें ब्यूटी कोर्सेज लेडीज को ज़्यादातर देते हैं, छोटे छोटे गाँव की, 50-55 का कोर्स है, 1 महीने का कोर्स होता है ऑफलाइन। तो वो इंटरनेट पे क्वेरी जनरेट करते हैं, उनकी सेल टीम उस क्वेरी से बात करती है, उसके बाद फीस लेती है और अगले बैच में उनका एडमिशन करा देती है। जो भी अगला बैच शुरू में होता है, हर महीने एक बैच निकालते हैं वो 25 से 30 लोगों का, जिसकी कॉस्ट 50-55 हज़ार है। अब उनका 1.5 1 लाख रुपए का कैंपेन चल रहा था महीने का। अब जब हमने उनका कैंपेन देखा, तो हमने देखा कि कैंपेन की लीड्स उन्हें कहीं से भी आ रही है, महाराष्ट्र से भी आ रही है। अगर आप लोगों को पता हो तो बेलगांव महाराष्ट्र बेंगलोर के बॉर्डर पे है, नॉर्थ बेंगलोर में है। तो सांगली, सतारा, महाराष्ट्र के बहुत जगह से लीड्स आ रही है, क्योंकि कॉमन लैंग्वेज है, मराठी कन्नड़ा दोनों चलती है वहाँ पे, तो लोग मराठी भी बोल लेते हैं, कन्नड़ा भी बोल लेते हैं, हिंदी तो बोलते हैं ही खैर। तो हमने देखा कि कैंपेन की लीड्स तो उनकी हर जगह से आ रही है, और वो पैसा भी खर्च रहे हैं, बेंगलोर से भी लीड्स आ रही हैं। तो मैंने कहा अब लीड्स पे मत जाओ, अब कन्वर्जन पे जाओ। अब हम ये देखते हैं कि हमारी कन्वर्जन कहाँ से मिल रही है, लीड्स तो चलो हर जगह से आ रही हैं। हमने जब उनके एनिमेशन का डेटा निकाला, कन्वर्जन का डेटा निकाला, तो हमको बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता लगी कि लीड जहाँ मर्जी से आ रही हो, लेकिन फाइनल एडमिशन सिर्फ उनका होता है जो बेलगांव और हुबली, जो दो उनकी ब्रांचेस थी, उसके आसपास के 60-70 किलोमीटर के स्टूडेंट्स होते हैं, लड़कियां होती हैं, क्योंकि वो बस में आ जाती हैं, कोर्स करती हैं, शाम को घर वापस चली जाती हैं। सतारा से, बेंगलोर से, सांगली से मुझे फ़ोन तो आते हैं, लेकिन एडमिशन कोई नहीं होता। कोई इक्का दुक्का हो जाए तो हो जाए। यानी कि हमने क्या देखा, खाली लीड्स आना जरूरी नहीं है, कन्वर्जन किससे हो रहा है वो जरूरी है मेरे लिए। फिर हमने उनका कैंपेन पूरा रीडिजाइन करा। अब हमने क्या करना शुरू कर दिया, हमने अब सिर्फ बेलगांव, हुबली और उसके आसपास के पिन कोड्स निकाले डेटा में से, 25-30 पिन कोड 70 किलोमीटर के अंदर, और कैंपेन वहीं चलाया अपना, ताकि मुझे फालतू की लीड्स ना आए, मेरा बेकार में पैसा खर्च ना हो। मैं बेंगलोर में ऐड क्यों दिखा रहा हूँ जब बेंगलोर का स्टूडेंट मेरे पास आएगा ही नहीं तो। मैं सतारा में ऐड क्यों दिखा रहा हूँ अगर सतारा का कस्टमर मेरे पास आएगा ही नहीं तो। तो अब उनका एड बजट भी कम हो गया, और उससे उनको जो लीड्स मिली वो ज्यादा कन्वर्ट भी होने लगी, तो उनका एड बजट और एडवर्टीजमेंट ऑप्टिमाइज हो गया। हम ये स्ट्रेटेजी बताते हैं, ये तो छोड़ो, मैं आगे की बात करता हूँ। अब वो क्या करते थे, उनका जो कैंपेन होता था, वो कैंपेन किसके लिए होता था, जो भी ब्यूटी कोर्स ढूंढ रहे हैं उस लड़की के लिए। तो उनके कैंपेन का मतलब क्या होता था, या वो टारगेट किसको करते थे। अगर आप लोगों को पता है तो गूगल में कीवर्ड से सर्च होती है, मेटा में इंटरेस्ट से सर्च होती है। मेटा पुश होता है, गूगल पुल होता है। गूगल में हम पुल करते हैं उस कस्टमर को जो ऑलरेडी उस तरह की डिमांड को ढूंढ रहा है। मैंने गूगल में सर्च मारा, आई वांट टू ज्वाइन अ ब्यूटी कोर्स, तो मैं गूगल पे ट्रेस में आ गया, और मैंने उसको पकड़ के अपनी वेबसाइट पे डाइवर्ट कर दिया, या उसको अपना ऐड दिखा दिया। मेटा में मैं उल्टा करता हूँ, मेटा में पुश करता हूँ मैं। मेटा में मैं उसको कस्टमर को अपना ऐड दिखाता हूँ जो शायद मेरे बारे में ढूंढ नहीं रहा है, लेकिन उसके मन में एक इच्छा है, क्योंकि मेटा में थोड़ी देर पहले फेसबुक उसने देखा कि ब्यूटी कोर्स अकेडमी कौन सी है, उसको मेरा ऐड दिख जाएगा। तो एक चीज पुश होती है जिसमें अपने बिजनेस को, अपने ब्रांड को आप पुश करते हो। एक चीज पुल होती है, गूगल पुल होता है, मेटा पुश होता है। अब हमने उनके लिए कैंपेन बनाया, मैं कहा चलो अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप गूगल लीड्स में ऐड डाल रहे हो कि जिसको ब्यूटी अकेडमी ढूंढनी है वो सर्च मारा है और आपके पास जा रहा है, आपकी वेबसाइट पे जा रहा है, आप उसको बुला रहे हो। अब हमने कहा हम एक कैंपेन और बनाते हैं। अब हम एक कैंपेन ऐसा बना लेते हैं, 1 मिनट जरा रुकिएगा। राहुल जी आए। कौन राहुल? राहुल जी वर्मा। अच्छा, राहुल दीक्षित रहा। हाँ। तो उधर बैठा बना, उनको मेरी कोई जरूरत नहीं है। इधर बैठा। बोल दो उनको, भेज दो मेरा, वो बेटा, सॉरी। तो हमने उनके लिए कैंपेन बनवाया, हमने कहा अभी आप किस कस्टमर को टारगेट कर रहे हो, जो ऑलरेडी ब्यूटी अकेडमी ढूंढ रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ वही आपका टारगेट कस्टमर है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कैंपेन बनाऊं पेरेंट्स के लिए, कि अगर आपकी लड़की 12th पास है और आपको उसको कोई वोकेशनल कोर्स देना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप मास्टर्स मेकअप अकेडमी की ब्यूटी अकेडमी में ज्वाइन कराइए। या अगर आप हस्बैंड हो, अपनी वाइफ को काम कराना चाहते हो, उसको इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हो, तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कराइए, उसको इतना स्किल आ जाएगा कि वो आगे जाके अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है। तो हमने कैंपेन रीडिजाइन कर दिया। अभी तक वो क्या कर रहे थे, अभी तक सिर्फ वो उन कस्टमर्स को टारगेट कर रहे थे जो कस्टमर ऑलरेडी इस कोर्स को ढूंढ रहे हैं। अब हमने कैंपेन रीडिजाइन कर दिया, लोकेशन के हिसाब से भी, कि सिर्फ उस जगह चलाओ जहां का कस्टमर आपके पास आता है, जहां का स्टूडेंट आपके पास एनरोल करता है। दूसरा, एक नया कैंपेन बना दिया उन लोगों के लिए जो बेशक ब्यूटी अकेडमी नहीं ढूंढ रहे, लेकिन अगर मैं कैंपेन दिखाऊंगा तो उनका इंटरेस्ट बन सकता है कि हाँ यार ये ऑप्शन है मेरे लिए, ये तो बड़े कमाल की चीज है, मैं भी ये कोर्स ज्वाइन करता हूँ, अपनी बेटी को कराता हूँ या अपनी वाइफ को कराता हूँ। इस तरह से हम लोग ऑनलाइन बिजनेस में भी काम करते हैं। फिर सी पॉइंट पे आते हैं, जैसे मैंने बताया था आपका कि कस्टमर गूगल लीड्स यूज कर सकता है, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन यूज कर सकता है लीड जनरेट करने के लिए,
अब एसईओ ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है, ऑन पेज कैसे करनी है, ऑफ पेज कैसे करनी है, गूगल लीड्स में कीवर्ड्स ढूंढ के किस तरह से बढ़िया कैंपेन चलाना है, ये सब टेक्निकल चीजें हैं। इसके ऊपर हम लोग काफी काम करते हैं। अगली स्लाइड लेना। अब सीजीपी कैसे हेल्प करेगा, मैंने आपको मोटा मोटा बता ही दिया था कि अगर कोई नई अपनी वेबसाइट बना रहा है तो क्या उसकी वेबसाइट यूजर फ्रेंडली है, क्या वेबसाइट अच्छी है उसकी। फॉर एग्जांपल मैंने किसी को सजेशन दिया था, उनका भी आयुर्वेद का हर्बल लाइफ का प्रोडक्ट था उनका, वो मतलब सीजीपी के क्लाइंट नहीं है, मैं मेरे दोस्त थे, उनका नाम है माई उपचार करके वेबसाइट है, आप लोग चेक कीजिएगा। बहुत बढ़िया चीज़ करी है उन्होंने, हमने डिस्कशन में देखी थी उनके साथ में। उनकी वेबसाइट वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बेचते हैं, वो सीजीपी क्लाइंट नहीं है, जनरल में आपको वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ। कोई भी कस्टमर उनकी वेबसाइट पे जाता है तो वेबसाइट पे पहले पॉपअप आ जाता है कि आपको वेबसाइट हिंदी में करनी है, इंग्लिश में करनी है, बंगाली में, मराठी में, तेलुगु में। एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन मैंने वर्नाकुलर इंटरफेस बना के, लोकल इंटरफेस बना के उसको लोगों से रिलेट करा दिया। अब अगर कोई बंगाली बंगाल से देख रहा है तो वो बड़ा प्रेफर करेगा यार बंगाली में वेबसाइट देखता हूँ। कोई मान लो आंध्रा से देख रहा है, कहेगा मैं तेलुगु में देखता हूँ। आयुर्वेद में ट्रस्ट चाहिए होता है आपको, वो ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है। तो इस तरह से कैसी वेबसाइट बनानी है, किस तरह से कस्टमर को एंगेज करना है, किस तरह से यूजर इंटरफेस होना चाहिए ताकि आपका कन्वर्जन बढ़िया हो, क्या कैसे लोअर हो, उन सब चीज़ों पे हम काम करते हैं। ऑफ पेज स्ट्रेटेजीज कैसे करनी होती है, लोग तो एक जनरल बात बोलते हैं जी ऑफ पेज कर लो। अरे ऑफ पेज करना है कि गूगल लीड यूज करनी है कि बजट यूज करना है कि ऐड करना है कि दोनों कर रहे हैं कि पेड कैंपेन करना है कि मेटा करना है, ये किसी को नहीं पता होता। ये प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि आपको ऑफ पेज ज़्यादा करना है कि गूगल पे पेड ऐड करने हैं, या आपको गूगल करना है कि आपको मेटा करना है, या आपको दोनों करने हैं, या आपको तीनों करने हैं। तीनों करने हैं तो बजट का स्प्लिट क्या होना चाहिए, मेरी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, मुझे पहले क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ें हम ठीक कराते हैं। यूट्यूब पे कैसे वीडियोस डाल सकते हैं, यूट्यूब से कैसे लिंक कर सकते हैं आपको, सोशल मीडिया फुटप्रिंट कैसे बढ़ा सकते हैं, मेटा चूज करना है, गूगल चूज करना है, ये सब चीज़ें हम कराते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया ऑनलाइन बिजनेस में तीन चार तरीके के बिजनेस होते हैं। एक जिसने अपनी वेबसाइट बना ली, दो जो सोशल मीडिया कॉमर्स से के थ्रू सामान बेच रहा है या लीड्स उठा रहा है, तीसरा वो हो गया जो पेड कैंपेन चला रहा है, चौथा वो हो गया जो ट्रेड इंडिया, इंडिया मार्ट वगैरह पे क्वेरी जनरेट कर रहा है। उन सब चीज़ों पे हम लोग हेल्प कराते हैं कस्टमर्स की ऑनलाइन बिजनेस को ठीक करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब सबसे जरूरी चीज़ होगी, ये रियल एस्टेट वालों पे बहुत एप्लीकेबल है, या हर उस बिजनेस में एप्लीकेबल है जो इंटरनेट से लीड्स उठाता है या इंडिया मार्ट से लीड उठा रहा है, ऑनलाइन लीड उठा रहा है। अब वो लीड कैसे कन्वर्ट करनी है, एक थंब रूल होता है कि अगर आपको एक लीड आई, किसी की लीड आई मेरे पास, जो तो आप लोग खुद भी करते हो, हमारे यहाँ भी डीएमटी अच्छा खासा होता ही है। तो एक थंब रूल होता है कि अगर लीड आई तो 10-15 मिनट के अंदर उधर पे कॉल चली जानी चाहिए, लीड वार्म रहनी चाहिए। अगर हमने टाइम लगा दिया तो लीड वेस्ट हो जाती है, कंपटीशन पे चली जाती है, बंदा स्लो हो जाता है, डेड हो जाता है। तो ये पूरा लीड मैनेजमेंट का प्रोसेस बनाते हैं हम स्पेशली अपने रियल एस्टेट क्लाइंट्स के लिए, या उन क्लाइंट्स के लिए जो है टेक बिजनेस में, एजुकेशन बिजनेस में, जो इंटरनेट पे लीड उठाते हैं और फिर अपने सामान को बेचते हैं, अपनी चीज में प्रोडक्ट को बेचते हैं या अपनी सर्विस को बेचते हैं। अब जैसे लीड कैंपेन है, कैसे कैंपेन बनाना है, इसमें भी हम हेल्प करते हैं। हमारे एक डेवलपर है, प्लॉटर है, शायद नागपुर के हैं, मैं भूल गया कहाँ के हैं, हमारे नितिन गर्ग जी हैं कंसल्टेंट के साथ में। तो हमने उनका कैंपेन क्या बढ़िया बनाया लीड के लिए कि आप प्लॉट खरीदो और क्या की एफडी कर देंगे आपकी बेटी के नाम पे। बड़ा अच्छा सा स्लोगन दिया उन्होंने, कुछ कन्यादान बेटी कुछ करके, उन्होंने कन्यादान तो नहीं सॉरी, कुछ दिया उन्होंने कि जमीन खरीदो और बेटी के साथ, बेटी के लिए ये करके देंगे। बड़ा अच्छा कैंपेन बनाया, उसका बड़ा सक्सेस मिला क्लाइंट को। उस कैंपेन को कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, हम कैशबैक भी दे सकते थे, लेकिन कैशबैक दूं, डिस्काउंट दूं, या बेटी के नाम पे एफडी कर दूं, और उसके अराउंड कैंपेन कैसे बिल्ड करूं, स्टोरी कैसे बनाऊं, फिर वो जो लीड्स आ रही हैं उन पर कैसे मेरी टीम सक्सेसफुली बात करे, ट्रेनिंग से बात करे, ये सब चीजें हमने उनके लिए बनाई। तो हम लीड मैनेजमेंट में भी और उनकी कन्वर्जन में भी हेल्प करते हैं। ये अगेन एक चीज है जो आप खुले दिल से सबको बोलो। आज की डेट में मैं फिर रिपीट करूंगा, बहुत सारे हमारे बिजनेस इस तरह के होते हैं, जैसे जैसे इसका बिजनेस है, सोलर प्लांट का बिजनेस है कि सोलर के वो इंस्टॉलेशन कर रहे हैं घरों में, या एच टेक बिजनेस में कि लोग अपने कोर्स सेल कर रहे हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, या रियल एस्टेट बिजनेस के लोग हैं, या और भी तरह के लोग हैं, कोई इमिटेशन ज्वेलरी का भी काम कर रहा है, या और भी बहुत तरह के लोग हैं जो इंटरनेट पे या ट्रेड इंडिया, इंडिया मार्ट के थ्रू क्वेरी जनरेट करते हैं। फिर उनकी एक टीम होती है जो उस क्वेरीज पे बात करती है, उनसे फॉलोअप करती है और सेल कन्वर्ट करती है। लेकिन ये इतना ही मुश्किल है जितना सुनने में आसान लगता है। क्वेरी आ गई, उसके बाद कितनी देर में बात करी, कैसे बात करी, क्या कोई ट्रेनिंग है, क्या कोई स्क्रिप्ट है लोगों की। मैं लोगों को हमेशा बोलता हूँ
कि आप अपने FAQs बनाओ, फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस, ये लोग आप भी बनाओ। अगर CGP का क्लाइंट आप अपने बैठ के बनाओ आपस में कि CGP के क्लाइंट CGP लेने से पहले कौन से 10 सवाल 15 सवाल जरूर पूछते पूछते हैं, जो हमने पहली स्लाइड में दिखाए थे। इस तरह के सवाल आप बनाओ और उनके बढ़िया आंसर बनाओ, जो मैंने आपकी ट्रेनिंग अभी करी है इसीलिए इस पर्पस की है। तो मुझे क्लियर पता होना चाहिए कि मेरा कस्टमर जब क्वेरी देगा तो वो कौन से 10 15 20 सवाल पूछेगा या जनरली पूछता है, और उनके क्या बेस्ट जवाब होने चाहिए। वो जवाब हमें कंडीशन में मिल जाता है। हमारे क्लाइंट थे जिनका डायग्नोस्टिक का काम था, मैंने उनसे पूछा कि जब आपको क्वेरी आती है तो आपका बंदा क्या जवाब देता है, कि ब्लड टेस्ट कितने का होना है, कैसे होना है, या हमारा स्कैन होना है तो डॉपलर का होना है, कैसे होना है, कौन सी मशीन से होना है। उन्होंने कहा ऐसी तो कुछ नहीं है, जो सवाल में आता है वो जवाब दे देता है। मैं कहा नहीं, आप एक काम करो, आप खुद एज अ कस्टमर डॉक्टर पाथ लैब पे जाके क्वेरी जनरेट करो, या रेड क्लिफ लैब पे जाके क्वेरी जनरेट करो, और ये सवाल आप उनसे पूछो और उनके जवाब देखो वो जवाब क्या देते हैं। वो बड़ी कंपनीज हैं। उनका अगले दिन फोन आ गया कि सर हम तो बहुत ही गंवार की तरह बात करते थे, हमें तो पता नहीं था जवाब क्या देना है। जब मैंने इधर बात करी डॉक्टर पाथ लैब में या रेड क्लिफ लैब्स में, तो मुझे एहसास हुआ कि हम कितना प्रिमिटिव या कितने पिछड़े हुए थे। बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी ब्रांड कैसे बातें करती हैं, कैसे जवाब देती है, कैसे कन्विंस करती हैं, ये सब चीजें उनको पता लगी CGP के थ्रू। अब उनने उनकी पूरी स्क्रिप्ट ही बदल दी है। अब उनके लोगों की ट्रेनिंग दे दी है, किसी की क्वेरी आई तो उसको क्या जवाब देना है, क्या बेस्ट आंसर हो सकता है, कैसे उसको हम कन्विंस कर सकते हैं, कैसे फॉलो करना है, कैसे कन्वर्ट करना है, ये सारी चीज़ें हमने सिखाई हैं। ये हम लोग CGP में सिखाते हैं, इम्प्लीमेंट कराते हैं। फिर एक सबसे जरूरी चीज़ होती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कैश फ्लो। आपका सर दूसरा बंदा आके बोलेगा मुझे फंडिंग चाहिए, हम फंडिंग नहीं दिलाते। पहली बात, हम फंडिंग में हेल्प करते हैं, कोई गारंटी नहीं है फंडिंग की। ये आपको क्लाइंट को क्लियर बोल देना है, गलत नहीं बोलना अपने को। बहुत सारी केसेस में लोग आ जाते हैं जिनका बिजनेस नेगेटिव में लॉस में चल रहा है, सिविल खराब है, और उनको लगता है हमें फंडिंग मिल जाएगी। शायद मिल भी जाए, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। हम किस चीज़ में हेल्प करते हैं कि अगर आपका ऑलरेडी लोन चल रहा है तो लोन के इंटरेस्ट कैसे कम हो जाए, उसकी EMI कैसे कम हो जाए, डेट की रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं। आपने NBFC से लोन ले रखा है, NBFC होती है जैसे बजाज फाइनेंस हो गया, IDFC बैंक हो गया। ये लोग बैंक्स नहीं होते, ये NBFCs होती है जिनको RBI से लाइसेंस मिला होता है लोन देने का। बट ये लोग ज़्यादातर 15-16% पे लोन देते हैं, क्योंकि ये उन लोगों को लोन देते हैं जिनका सिविल खराब होता है या बुक्स खराब होती है, उनको हाई इंटरेस्ट पे चार्ज पे लोन दे देते हैं। इनके कंपेरिजन में अगर बैंक की बात करूँ, ICICI HDFC SBI, तो 8-9% पे वही लोन को देंगे जो 15% पे दे रहे हैं, क्योंकि ये अच्छे पॉजिटिव बिजनेस को लोन देते हैं। लेकिन अगर किसी ने किसी मजबूरी की वजह से, बुक्स खराब थी, सिविल खराब था, NBFC से लोन ले लिया, 15-16% की उसकी ब्याज की दर चल रही है, तो हाँ बिल्कुल, हम CGP में हेल्प कर सकते हैं। उसको प्रॉपर बैंक से लोन दिला के, अच्छे ऑर्गेनाइज तरीके से लोन दिला के, ताकि उसकी जो 15% का रेट है वो कम होकर 11-12%, 8%, 9% के आसपास आ जाए। लेकिन ये डिपेंड करता है उसकी बुक्स कैसी है आज की डेट में, उसका सिविल कैसा है। लेकिन इसके अलावा सबसे जरूरी चीज जो हम करते हैं, अगेन इसके भी हमारे पास फ्रेमवर्क्स हैं, आउटस्टैंडिंग और रिसीवेबल्स का। ये मेरे सब व्यापारियों की प्रॉब्लम है, ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। आप अपने कस्टमर से पूछो, जो वो कहते हैं ना सेल बढ़ानी है, हाँ सेल तो कभी मना नहीं करना, सेल तो हम बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे ना, वो तो हमारा काम है CGP में। लेकिन उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, आप पूछो अच्छा सर आप कितने का बिजनेस करते हो महीने का। बंदा बोलेगा जी मैं 12 करोड़ का साल का काम करता हूँ। मान लो डिस्ट्रीब्यूटर है या मैन्युफैक्चरर है, लोगों को सामान उधार पे बेचता है। हमारी इंडस्ट्री में, हमारे देश में सब लोगों की दिक्कत है कि माल उधार पे जाता है, लोग पैसे नहीं देते, जो कि बिल्कुल सच है। माल उधार पे जाता है और उधार पे ही जाना चाहिए, मतलब जाना नहीं चाहिए लेकिन जाते ही है। वो रिवायत है, उसको चेंज नहीं कर सकते, वरना लोग काम करना छोड़ देंगे। लेकिन मैं उधार तो दे रहा हूँ, लेकिन क्या मुझे विजिबिलिटी है मैं किसको कितना उधार दे रहा हूँ? मुझे कम से कम ये तो पता हो कि मेरा उधार कितना मार्केट में, किसको कितना दे दिया। अंधों की तरह तो नहीं दे रहा मैं, कम से कम कम कहीं ऐसा तो नहीं अंधों की तरह मैं उधार दे रहा हूँ। जवाब यह कि यस, आई एम ब्रांडली गिविंग क्रेडिट टू पीपल विदाउट एक्चुअली नोइंग कि मेरा क्रेडिट कहाँ फंस रहा है, इसीलिए मैं फंसता हूँ। अब मैं क्या सवाल पूछता हूँ लोगों से, ये मेरा पहला सवाल होता है लोगों से कि सर आप कितना बिजनेस करते हो? लोग कहते हैं जी महीने का 1 करोड़ का करते हैं। मैं कहता हूँ ठीक है, महीने का 1 करोड़ करते हो, अच्छा ये बताओ आप उधार कितना देते हो लोगों को? अरे सर किसी को 30 दिन का, किसी को 40 दिन का, लेकिन कोई 90 दिन में दे रहा है, कोई 120 दिन में दे रहा है, कोई 100 दिन में दे रहा है। हाँ वो बात ठीक है कि कौन कितने दिन में दे रहा है, लेकिन आप अपनी तरफ से कितने का दिन का उधार देते हो? तो बंदा कहता है सर मैं मोटा मोटा 30 दिन 40 दिन का उधार देता हूँ। तो मेरा अगला सवाल होता है कि अगर आप 1 करोड़ महीने का बिजनेस कर रहे हो और आप 30-40 दिन उधार कर रहे हो, इसका मतलब आपका आउटस्टैंडिंग मार्केट में इस टाइम 1 करोड़ 20-30 लाख से ऊपर का नहीं होना चाहिए। सीधे सा फॉर्मूला है ना। अगर आप 60 दिन का उधार दे रहे हो तो 2 करोड़ हो गया, 30 दिन 40 दिन का दे रहे हो तो 1 करोड़ का महीने का बिजनेस का मतलब है 1.25 करोड़, 1 करोड़ 30 लाख से ऊपर का आपका मार्केट में उधार नहीं होना चाहिए। कितना उधार है मार्केट में आपका? बंदा कहता है सर मैंने कभी सोचा ही नहीं, कभी हिसाब नहीं लगाया, कभी अकाउंटेंट ने लिस्ट तो भेजी थी लेकिन मुझे पता नहीं है। फिर मैं बोलता हूँ चलो फिर भी पता करो। कहता चलो होगा 3-3.5 करोड़ का तो होगा, इतना तो मुझे पता है इतना होगा। तो भाई सीधा सा क्वेश्चन ये है कि अगर आप 1 करोड़ का महीने का काम कर रहे हो और 1 महीने का उधार दे रहे हो,
तो 1 सवा करोड़ की जगह 3 साढ़े 3 करोड़ का उधार मार्केट में क्यों है? यानी कि अपने अपनी क्रेडिट को ढंग से कंट्रोल नहीं करा है। आपको पता ही नहीं है कौन पार्टी कितना उधार ले रही है, कैसे कर रही है, क्या कर रही है, वापस आ भी रहा है, नहीं आ रहा। फिर हम उनको कुछ वर्किंग देते हैं। अगेन इसके हमारे पास टेम्पलेट्स हैं, फ्रेमवर्क है। आप बिलीव नहीं करोगे, एक क्लाइंट थे मेरे पास, दिल्ली गई हैं, कपड़ों का काम है उनका। मैंने उनसे जब पूछा कि आप कितना उधार देते हो, कितना बिजनेस है, उनके 70 करोड़ की टर्नओवर है, 60 70 करोड़ की, तो 5 करोड़ महीने का काम करते थे। मैंने पूछा कितना उधार देते हो, तो वही बात है, किसी को कुछ किसी को कुछ, बट 30 दिन का देते हैं। मैंने कहा चलो 30 दिन का उधार दे रहे हो तो कितना उधार होना चाहिए आपका मार्केट में? कहते हैं 8 9 करोड़ का है। मैं कहा ये भी ज्यादा है, 5 करोड़ का बिजनेस महीने का, तो 5 करोड़ उधार होना चाहिए आपका, 8 9 करोड़ का है। फिर भी एक काम करो, फ्रेमवर्क पूरा करके लाओ। हमने जो उनको एक्सेल की शीट दी, 15 करोड़ का उधार निकला उन लोगों का, 14 15 करोड़ का, जिसको वो 6 7 करोड़ 8 करोड़ सोच रहे थे, वो 15 करोड़ का निकला। फिर हमने उसकी एजिंग निकलवाई कि 1 से 30 दिन में कितना है, 30 से 60 दिन में कितना है, 60 से 90 में कितना है, 90 से 120 में कितना है, 120 के ऊपर कितना है। तो पता लगा कि जो रेड जोन था, यानी कि 90 दिन या 120 दिन से ऊपर का, जो 4 4 महीने 6 6 महीने पुराना था, वही उनका 7 8 करोड़ का निकला। 50% टोटल आउटस्टैंडिंग उनकी रेड जोन में थी। फिर हमने कॉलिंग की टीम लगाई, एक बंदे को काम पे लगवाया कि भैया तेरा काम सिर्फ पैसे निकालना है और कुछ नहीं करना है, इन पार्टी को कॉल कर पैसे निकालना शुरू कर। और धीरे 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 उनका अभी घर कम हो गया। अभी एक नए क्लाइंट आए हैं, श्रीपाल बारकर करके, पता नहीं आप में से किसने रेफर करे, राजस्थान के हैं मेरे ख्याल से। अभी हमारे सुमित सर ही गए थे वहाँ पे। हमने इस आउटस्टैंडिंग की लिस्ट निकाली तो उनका 6 करोड़ आउटस्टैंडिंग निकली। अभी इनको महीना भी नहीं हुआ सीजीपी में आए हुए, 6 करोड़ की आउटस्टैंडिंग निकली। जब हमने उनको पता है कि 6 करोड़ की आउटस्टैंडिंग निकली है, वो खुद ही हैरान हो गए। उनको था यार इतनी होनी नहीं चाहिए, इतनी है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी इस चीज़ को प्रायोरिटी में लिया ही नहीं था, कभी विजिबिलिटी थी नहीं। अब हमने जब विजिबिलिटी बिल्ड कराई, फ्रेमवर्क करा के, एक्सेल की शीट करा के, तो पता लगा 6 करोड़ की आउटस्टैंडिंग है, और 16 लाख तो उन्होंने रिकवर कर भी लिए 10 दिन के अंदर, लोगों से पैसे मांग के। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो हम लोग अपने कस्टमर्स को देते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डेट की रिस्ट्रक्चरिंग, नया, और उससे जरूरी आउटस्टैंडिंग को कैसे विजिबल रखना है, कैसे कंट्रोल करना है, कैसे कम से कम रखना है, कैसे पार्टियों की मुझे पता लगना चाहिए कि किस पार्टी पे कितना उधार है, कैसे मैं वापस ले लूँ पैसा, ताकि मेरा पैसा मेरे पास आ जाए, मुझे उधार ना लेना पड़े बैंक से। वरना क्या हो रहा है कि मैं सेल करे जा रहा हूँ, सेल करे जा रहा हूँ, मेरे दिमाग में सेल बढ़ानी है, आप सबके दिमाग में कि सेल बढ़ानी है, अरे सेल तो बढ़ानी ही है, बट सेल प्रॉफिट पे बढ़ानी है ना, लॉस पे थोड़ी बढ़ानी है। लोग सेल बढ़ाते रहते हैं, बट मार्केट से पैसा आता नहीं है, स्टॉक घूमता नहीं है, स्टॉक टू सेल रेशो खराब होता है, रिसीवेबल खराब होता है, सेल करते रहते हैं, बैंक से लिमिट उठाते रहते हैं, सीसी बढ़ाते रहते हैं, धीरे 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 एक उधार के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, सर्कल में फंस जाते हैं। हम उन्हीं चीजों को प्रीएम्प्ट करते हैं, उन्हीं चीजों से बाहर निकालते हैं। तो सेल के अलावा बहुत सारी चीजें और हैं, जैसे इन्वेंट्री में स्टॉक टू सेल रेशो हो गया, लीड मैनेजमेंट हो गया ठीक तरीके का, कैंपेन ठीक तरह से हो गया, और आपका रिसीवेबल की स्ट्रक्चरिंग होगी कि पैसा कैसे लेना है। ऐसा नहीं हो कि मैं बस सेल करे आ रहा हूँ, उधार दिया रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, उधार दिया रहा हूँ, पैसा रिकवर कर ही नहीं रहा, मुझे पता ही नहीं मेरा पैसा कहाँ डूबा हुआ है, किस पे अटका हुआ है। तो इसके भी हमारा बढ़िया सेट टेम्पलेट्स हैं जिसको हम यूज करा सकते हैं। तो इसके अलावा छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग है। अब मैं इसको खत्म करूंगा इसके बाद। मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे काम हम लोग करते हैं, प्रोसेस लेड ऑपरेशंस करते हैं। लोगों को पता ही नहीं होता कि मेरा पर यूनिट टाइम, पर यूनिट कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, कितनी जा रही है, क्या मॉल पड़ा हुआ है, क्या क्या मेरी टीम असेंबली में क्या काम कर रही है, कहाँ डिले हो रहा है, कहाँ ब्रेक डाउन हो रहा है, कहाँ क्वालिटी चेक हो रहा है, कहाँ रिजेक्शंस हो रहे हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट को उनको नहीं पता होता, ना रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री पता होती है, ना फिनिश गुड्स की। वो फोरकास्ट ही नहीं कर पाते मुझे कितना रॉ मटेरियल चाहिए अपने ऑर्डर के हिसाब से। सामान वेस्ट पड़ा हुआ है, ब्रेक डाउन हो रही हैं, कोई डेटा नहीं होता उनके पास कि मेरी एक यूनिट पे प्रोडक्शन साइकिल के हिसाब से कितनी कॉस्ट आनी चाहिए, कितना टाइम लगना चाहिए। मान लो मैं ये फ़ोन बना रहा हूँ, तो मेरा एक फ़ोन बनने में कितना टाइम लगता है, कितनी कॉस्ट लगती है, उसका क्या स्टैंडर्ड है, और क्या मैं प्रोडक्शन में उसको मीट कर पा रहा हूँ कि डिले हो रहे हैं, कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, क्यों? क्योंकि शायद ब्रेक डाउन हो रहा है, क्यों? क्योंकि शायद इन्वेंट्री मैनेजमेंट खराब है, क्यों? क्योंकि शायद मेरी टीम ढंग से काम नहीं कर रही है, क्यों? क्योंकि मेरे रिजेक्शंस आ रहे हैं असेंबली की स्टेज पे, मुझे पता नहीं मेरे रिजेक्शंस आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि मेरी वेस्टेज हो रही है, क्यों? क्योंकि मेरे पे डाटा ड्रिवन कुछ चीज़ है ही नहीं। तो ये सारे प्रोसेसेस हम मैन्युफैक्चरिंग में ठीक करते हैं। आगे चलते हैं दीपक। तो मोटा मोटा यह था। आई एम होपफुल कि आप लोगों को कुछ पता लगा होगा। मैं शैलेंद्र सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये प्रेजेंटेशन की कॉपी आप सबको पहुंच जाए, आप सब इसको देखिए। अगर आपके कुछ फॉलोअप क्वेश्चन हैं तो मैं फिर एक सेशन ले लूंगा इस चीज़ पे। शैलेंद्र सर, अगर हमारे पास अभी टाइम है, विवेक सर, तो क्या हम कुछ FAQs ले सकते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं अगर लोग देना चाहें तो? थैंक यू सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच पल्लव सर। हाँ, कुछ क्वेश्चन ले सकते हैं सर, अगर पार्टिसिपेंट्स के कोई क्वेश्चन है तो एक दो क्वेश्चन हम लोग ले सकते हैं।
बट क्वेश्चन में जाने से पहले पल्लव सर, जिस तरीके से आपने बड़े कूल काम कंपोज तरीके से स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझा दी, आई एम श्योर कि चैनल को हेल्प करेगा। क्योंकि अभी जैसा आपने बताया कि सीजीपी जब हम सेल कर रहे हैं तो एक दो पॉइंट पे ही बात करते थे, सेल्स बढ़ा देंगे, आपको ऑर्डर ला के दे देंगे। बट जितना आप जितनी गहराई से आपने बताया, तो आई एम श्योर कि आफ्टर द टोकन लेने के बाद, इवेंट के टोकन लेने के बाद, इनके पास बहुत कुछ बात करने के लिए होगा। थैंक यू सो मच पल्लव सर। और थैंक यू सो आगे भी मच। हम ऐसे सेशन करते ही रहेंगे। एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं सर। हाँ please, आप मॉडरेट कीजिए। कुछ लोग चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाल दीजिए, एंड कुछ लोग अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। उमंग जी ने हैंड रेज किया है। उमंग सर, मैं आपको अनम्यूट की राइट दे रहा हूँ, प्लीज पूछ। गुड मॉर्निंग पल्लव सर, गुड मॉर्निंग शैलेंद्र सर। गुड मॉर्निंग। पल्लव सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझाया, बहुत सारे एस्पेक्ट पे। इनफैक्ट लीडरशिप फनल सेल करने में भी काफी दिक्कत हो, हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि थैंक यू सर। अब ये सब एस्पेक्ट्स में नॉलेज हम लोग की कम होती है, आइडिया नहीं रहता है, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पे बात करते हैं। अभी मेरा क्वेश्चन सर ये है, जब कोई क्लाइंट, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली लीडरशिप फनल अटेंड नहीं किया हुआ है, तो मुझे ये जानना है कि आपकी टीम वहां पे रहती है, मैंने सुना है आपकी टीम वहां पे रहती है, सारे हाँ जी। कंसल्टेंट्स वहां पे रहते हैं मोस्ट ऑफ ऑल। तो हाँ जी। जब कोई क्लाइंट आपके पास आता है, मान लीजिए मुझे अगर लीडरशिप फनल की ही वैल्यू क्रिएट करनी है कि भाई वहां पे आपको सीजीपी, वहां पे आपको कंसल्टेंट में, सीजीपी नहीं यूज करूंगा, कंसल्टेंट्स मिलेंगे अलग अलग एरिया के। मान लीजिए किसी को डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम हो, वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक कंसल्टेंट रहेंगे। तो आप एग्जैक्टली वहां पे उनसे क्या बात करते हैं, थोड़ा सा ब्रीफिंग बताएंगे ना, तो हमको उसके लिए वैल्यू क्रिएट करने में इजी पड़ेगा सर। सर मैंने इसीलिए प्रेजेंटेशन दी थी। अगर कोई दुकानदार आता है मेरे पास, तो मैं उससे सवाल सीधा सीधा ये पूछता हूँ। वो कहता है सर मुझे सेल बढ़ानी है। हाँ सर, सेल तो बढ़ेगी बढ़ेगी, लेकिन बताओ आपका स्टॉक टू सेल रेशो क्या है। वो कहता है ओके। क्या चीज़ होती है। फिर मैं पूछता हूँ कितने का सेल करते हो महीने की, 1 करोड़ की। फिर मैं पूछता हूँ स्टॉक कितने का है, नहीं पता, अंदाजा लगाओ 5 करोड़ का। तो मैं बोलता हूँ आपका स्टॉक टू सेल रेशो खराब है, सेल तो बाद में होगी, पहले इसको ठीक करो। में आता है तो मैं उससे पूछता हूँ कि ठीक है, आप मुझे बताओ कि आपकी एक्टिव पार्टीज कितने जो ऑर्डर दे रही हैं, आपका लाइन पर बिल क्या है, या आपकी ऑर्डर फ्रिक्वेंसी क्या है। ऑर्डर फ्रिक्वेंसी एक ऐसी चीज है, मैं यहाँ पे बैठे हर आदमी को बोलूंगा, हर शख्स को बोलूंगा, हर लेडी जेंट जो भी है, जो भी हमारे पार्टिसिपेंट को बोलूंगा, यूनिक ऑर्डर डेज की फ्रिक्वेंसी ऐसी चीज को आप रट लो। 99% केस में मैं कह रहा हूँ, बड़ी से बड़ी कंपनी में लोग इससे कम को नहीं करते होंगे। मैं रिपीट करूंगा, यूनिक ऑर्डर डेज मतलब 30 दिन में मुझे कितने दिन में ऑर्डर मिलता है, कितनी बार हम्म। को मिलता है। एक दिन में 4 बार हम्म। मिलता है, एक ही दिन दूंगा, कितने यूनिक हम्म। डेज मिलता है। हर इंडस्ट्री का सेट होता है, आपके क्लाइंट को पता होगा कि यार मैं हम्म। इलेक्ट्रॉनिक्स का काम कर रहा हूँ, तो मेरा यूनिक ऑर्डर डेज 6 होना चाहिए, यानी कि हम्म। या 4 होना चाहिए। मेरे हिसाब से 4 हम्म। होता है कि महीने में 4 बार ओके। जो डीलर है वो मेरे से सामान खरीदेगा। फिर आपको बोलना कि क्या वाकई में 4 बार खरीद रहा है, कि 1.2 है ये आपका, या 2 है अक्रॉस दी कंपनी। तो मैं ये पूछता हूँ डिस्ट्रीब्यूटर से। फिर मैं ये पूछता हूँ डिस्ट्रीब्यूटर से, आपका लाइन पर बिल क्या है, कितने एसक्यूज बेचते हो आप। तो ये कौन कौन से सवाल होते हैं, सवालों हम जो मैंने सवाल पूछता हूँ वही सवाल मैंने इस प्रेजेंटेशन में आप लोगों ओके। ओके। आप इसको ओके। पढ़ेंगे दोबारा 2-3 बार। अभी अपना जी। सीजी आ रहा है, एलएफपी आ जी। रहा है, उससे आप कन्वर्ट करोगे, आप इसको पढ़ोगे। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी टीम, मेरे चैनल पार्टनर खुद इतने सक्षम हो जाएं कि 50% सेल वो खुद ही कर दें, हम लोगों की जरूरत ही ना पड़े। डेफिनेटली। डेफिनेटली। थैंक डेफिनेटली यू, सर, थैंक थैंक यू यू उमंग सर, थैंक सर। यू सर। गोपाल सर, अपना प्रश्न पूछिए।